अध्याय 91 क्रिस्टल कैसल 5। प्रकाश ने तंबू के सफेद रंग को एक गर्म क्रिस्टल बॉल की तरह बना दिया। गर्म क्रिस्टल बॉल में केवल वह और वह थे। केवल क्वावियत्तु और टोंग डू लिट उसके मन में, वह बच्चा जो उसके जैसा दिखता था, उसे माँ कह रहा था। उसकी आंखों में केवल एक व्यक्ति था, वह उसकी ओर चल रहा था, कदम दर कदम, कदम दर कदम। आखिरकार मेरा हाथ उस पर आ ही गया। उसे सीधे देखो। होंठ हिलते हुए उससे पूछना चाहते थे मेरे मन में, टोंग डू लिट, हमेशा एक बच्चा मुझे माँ कहकर पुकारता है, क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? ढेर ढेर। आवाज पास ही थी। सुनते समय इस आवाज में थोड़ा आश्चर्य भी मिला हुआ था। पता चला कि दादाजी की दृष्टि अचानक नहीं गई थी। उसके माथे पर पसीना आ गया, लेकिन साथ ही उसने राहत की सांस ली। उसने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया। एक कदम पीछे हटो, शिकायत करो, दादाजी, एलिट, क्या आप दोनों मुझे भूल गए हैं? यह सही है। उन दोनों ने सब कुछ पर चर्चा की और उसे इसमें शामिल नहीं होने दिया। आखिरकार मेहमानों की नजर में वह मेजबानों में से एक थी। डोंग डोंग गुस्से में है। दादाजी ने खुशी से डू झूठ कहा। इतने सारे लोगों में से सोंग डू झूठ ने अपने चचेरे भाई को बुलाया। ऐसा लग रहा था दादाजी को भी कुछ एहसास हुआ। सोंग डू लाई को देखने के लिए अपना सिर मोड़ दिया। समुद्र के स्तर से 200 मीटर ऊपर 10 मिनट के लिए आराम करना पड़ा। जो जैकेट जो युवा लोग अब पहनते हैं, वह अब एक छोटे भाई की तरह चुपके से लग रहा था अपने भाई की शर्ट पहने हुए। बूढ़ा आदमी वाकई बूढ़ा था। गले लगाओ और उसके चेहरे को चूमो। दादाजी, जन्मदिन मुबारक हो। झुको और अपना सिर नीचे करो। दादाजी, मुझे माफ करो, मैंने आपको पहले भी परेशान किया था। ठीक 7 बजे जब डीन के पिता बातें कर रहे थे, शाम का बच्चा धीरे धीरे टेंट से बाहर आया। उसके साथ उसका पोता और पोती भी थे, जो जुड़वा बच्चों की तरह लग रहे थे। फोटोग्राफर ने इस पल को कैद कर लिया। विशिष्ट अतिथियों और पुराने मित्रों ने एक साथ जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजी। दक्षिणी फ्रांसीसी ग्रामीण इलाकों की झलक दिखाने वाले एक सैक्सोफोन कलाकार ने पार्टी की शुरुआत की। ओलिव गार्डन को कंट्री क्लब के अनुरूप बनाया गया है। 1 मीटर ऊंचा लौह स्तंभ एक गोल मेज से जुड़ा हुआ है, जिस पर कई दक्षिणी विशिष्ट भोजन और पेय प्रदर्शित हैं। मेहमान मेज के चारों ओर खड़े होकर खाना खा सकते हैं और शो देख सकते हैं। कैबरे कलाकार मेहमानों के बीच से गुजरते हुए इतालवी लड़की के साथ अप्रत्याशित खुशियां पैदा करते हुए एक झटके में मिस्टर मार्सिले के सामने पहुंच गया। प्रॉप उड़ गया। सभी ने यह देखने के लिए ऊपर देखा कि यह किसके सिर पर लगेगा। हर जगह आश्चर्य की आवाजें गूंज उठीं। अभी तक विस्मय की आवाजें बंद भी नहीं हुई थी कि प्रॉप में आंखें लग गईं और वह मनोरंजन करने वाले के हाथों में वापस उड़ गया। प्रॉप ने एक नया दौर शुरू किया, जिससे सभी का मनोरंजन हुआ। दादाजी, नगर प्रमुख और फ्रांसीसी विदेश मंत्री एक ही मेज पर बैठे थे। क्वावियत्तु, कोलान सिन्हा, टोंग डू लिट और त्रुओंग थुआन तिन्ह भी एक ही मेज पर बैठे थे। नेपोलियन टोपी पहने एक आदमी उनके सामने आया और कहा कि वह एक जादू का खेल दिखाएगा। तो क्या तुम इन दोनों महिलाओं के लिए गुलाब के फूल बना सकते हो? गुलान शेंग ने पूछा। वैरायटी आर्टिस्ट ने अपनी टोपी खुजाई। उसका चेहरा शर्मिंदगी से भरा हुआ था। अचानक वह चीख पड़ा। जब तक सभी लोग संभले, तब तक कलाकार का हाथ टोपी से हट चुका था। अपने हाथ में एक लाल गुलाब और एक सफेद गुलाब पकड़े हुए ट्रोंग थुआन तिन्ह ने जोर से जयकार की। उसने लाल गुलाब ट्रोंग थुआन तिन्ह को दिया। फूल देते हुए उसने उसकी प्रशंसा भी की। पहली नजर में उसे लगा कि वह एक ऐसी लड़की है जो उत्साही और दयालु दोनों है। लेकिन आप
कलाकार ने क्वाव्यक्तु को एक सफेद गुलाब दिया। आप इस सफेद गुलाब की तरह हैं, शुद्ध और सुंदर। ऐसा लगता है कि चीनी पुरुषों को फ्रांसीसी पुरुषों से सीखना चाहिए कि महिलाओं की प्रशंसा कैसे की जाती है। धन्यवाद कहो, गुलाब ले लो। वियक्तु के माध्यम से गुलान सिन्हा उसके कान के करीब आ गया। ऐसा लगता है कि मैंने आज रात आपकी सुंदरता की तारीफ नहीं की है। यह लड़का ऐसे बोलता है जैसे वह हर दिन उसकी तारीफ करता है। जितनी बार गुलान सिन्हा ने क्वाव्यक्तु की सुंदरता की तारीफ की है, उसे शायद एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता है। जितनी बार उसने क्वाव्यक्तु की तारीफ की है, उसकी संख्या बहुत कम है। लेकिन जितनी बार उसने क्वाव्यक्तु का मजाक उड़ाया है, उसकी संख्या भी कम नहीं है। उसकी ओर देखा। क्वाव्यक्तु, हाँ, आज रात क्वाव्यक्तु बहुत सुंदर है। धन्यवाद कहने के लिए बहुत आलस्य। आज रात मेरी चचेरी बहन एक राजकुमारी की तरह लग रही है। मेरा चचेरा भाई एक राजकुमार की तरह लग रहा है। गुलान शेंग ने सोंग डू लिट की ओर देखते हुए कहा। यह वास्तव में वैसा ही है जैसा गुलान शेंग ने कहा था, बिल्कुल एक राजकुमार की तरह, और वह भी एक अभिमानी राजकुमार की तरह। अभिमानी राजकुमार सैक्सोफोन की धुन में डूबा हुआ था, दूसरों को अपने पास आने से मना कर रहा था, कभी कभी अपनी प्रेमिका से आंखें मिला रहा था, मानो उसकी नजरों में अन्य चीजें मौजूद ही नहीं थी। यह सचमुच चिंताजनक है। केवल गुलान सिंह को एक असहाय अभिव्यक्ति दे सकते हैं। उसे फुसफुसाते हुए, चचेरा भाई गर्म होने में थोड़ा धीमा है। जब तक वह एक दूसरे को नहीं जानते तब तक प्रतीक्षा करें, फिर यह थोड़ा बेहतर होगा। सुनो, क्या यह उन शब्दों की तरह है जो एक चचेरे भाई को कहना चाहिए जब बाईं ओर देखते हुए क्वाव्यक्तु दंग रह गया, सहज रूप से सीधे खड़ा हो गया, जैसे कि कहा गया था। पहली नजर में ऐसा नहीं लग रहा था कि वह गुलान सिंह पर झुक रही थी। अभी अभी सोंग डू लाई की आंखें उसे देख रही थी, वास्तव में उदास थी, उदास और दूर दोनों। कुछ समय पहले वह अभी भी उसे चचेरा भाई कह रहा था। अपनी आंखें नीची करके शराब का एक घूंट लेते हुए सैक्सोफोन सोलो समाप्त हो गया। अब वाल्जन नृत्य का समय था। दीर्घायु के देवता ने, जो एक स्वतंत्र आत्मा राष्ट्रीय पोशाक पहने हुए थे, कहा कि वे उस दिन की सबसे सुंदर लड़की को नृत्य के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। पूरे हॉल में लोग एक साथ सिर उठाकर प्रतीक्षा कर रहे थे। आज रात सबसे सुंदर लड़की कौन थी? हात्री चोंग ने क्वाव्यक्तु के सामने अपना हाथ बढ़ाया। पूरे हॉल की निगाहों के सामने उसने एक खुशनुमा भाव बनाया और धीरे से अपना हाथ अपने दादा के हाथ पर रख दिया। अनुग्रह प्राप्त होते हुए भी चिंतित, अनुग्रह प्राप्त होते हुए भी चिंतित। यह कहानी केवल trienwiki.com लास्ट लीफ पर पोस्ट की गई है। अगर आप कहीं और देख रहे हैं तो आप चोरों की मदद कर रहे हैं। देहात में रात, जैतून के पेड़ों पर सजी नियॉन लाइटें मानो वे अभी अभी आकाशगंगा से लौटी हों। सूखी शाखाओं पर सितारों की चमक। जैतून के पेड़ के चारों ओर नाचते हुए, आगे और फिर पीछे जाते हुए, एक जैतून के पेड़ से दूसरे जैतून के पेड़ पर घूमते हुए, उसने अपने दादा से कहा, दादाजी, आप मुझे तब तक घुमाते रहेंगे जब तक मैं बेहोश नहीं हो जाती। वियक्तु के माध्यम से उसके नृत्य साथी का स्वर अनिच्छुक था। रुको, दादाजी उसे गुलान सिन्हा की तरह क्वाव्यक्तु क्यों कहते हैं? और जिस तरह से वे उसका नाम पुकारते हैं, वह भी गुलान सिन्हा से काफी मिलता जुलता है। उसका शरीर पीछे की ओर झुका और उसे पीछे की ओर खींचा गया, उस व्यक्ति के सामने जिसने अभी अभी उसे खींचा था। उसने अपनी आंखें केंद्रित की और देखा कि यह वास्तव में गुलान सिन्हा था। क्वाव्यक्तु, यह शराबी, गुलान शेंग की आवाज घृणा से भरी थी। क्वाव्यक्तु को याद आया, उसने थोड़ी शराब पी थी। ऐसा लग रहा था, सिर्फ थोड़ी नहीं, बल्कि कितनी, उसे अब याद नहीं आ रहा था।
और फिर भी तुम उस शराबी के साथ नाच रहे हो। जवाब: तुम ही हो जिसने मेरा हाथ खींचा और नाचना चाहा। यह चौथी बार है। सच में? क्या यह चौथी बार है? उसे कोई आभास नहीं था। उसे इसके बारे में सोचने दो। अपने दादा के साथ नृत्य करने के बाद विदेश मंत्री उसे नृत्य करने के लिए आमंत्रित करने आए। शहर के प्रमुख के साथ नृत्य करते समय उसने सोंग डूली और झांग चुनकिंग को देखा। झांग चुनकिंग का हाथ सोंग डूली के कंधे पर रखा गया था। सोंग डूली का हाथ झांग चुनकिंग की कमर पर रखा गया था। एक जैतून के पेड़ से दूसरे तक। वह भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसकी आकर्षक आंखें विदेश मंत्री की ओर देखती थी। वह यह भी नहीं जानती थी कि वे क्यों मिले। उस समय वे चारों लगभग टकरा गए थे। जब वे टकराने वाले थे तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखा कि क्या सोंग डूली उसे देख रहा है। नहीं, सोंग डूली उसे नहीं देख रहा था। सोंग डूली ट्रोंग थुआन तिन्ह को देख रहा था। एक तरह से पूरी दुनिया में मेरी नज़र में सिर्फ एक लड़की है वाली नज़र से। ट्रोंग थुआन तिन्ह की रास्पबेरी प्रिंटेड फ्लोरल ड्रेस उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। इतना कि वह लगभग बेहोश हो गई। अब विदेश मंत्री गुलान शेंग बन गई हैं। गुलान शेंग ने कहा कि उन्होंने उनके साथ 4 बार नृत्य किया। गुलान शेंग ने कहा कि वह शराबी है। गुलान शेंग, क्या तुम्हें मेरे साथ नाचना पसंद नहीं है? उसने उससे पूछा। उसने कहा, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। यह एक ऐसी आवाज़ थी जिसे वह अपने दिल में बहुत परिचित महसूस करती थी। अपनी ठोड़ी को उसके कंधे पर टिकाते हुए अगले ही पल उसे जल्दी से दूर धकेल दिया। अगर सोंग डू लिट ने यह देखा तो वह निश्चित रूप से बहुत क्रोधित होगा। उसने पहले ही अखाड़े में कहा था, उस बेवकूफ क्वावियत तूने उसे थका हुआ महसूस कराया। आंखें जल्दी से इधर-उधर घूमी। टोंग डू लिट को कहीं नहीं देखा। आंखें नीची कर ली। अब भले ही टोंग डू लिट ने यह देखा हो, वह परेशान नहीं होगा क्योंकि टोंग डू लिट ने केवल ट्रुओंग थुआन तिन्ह को देखा था। भले ही ट्रुओंग थुआन तिन्ह वहां न हो, वह फिर भी उसकी ओर नहीं देखेगा। उसने भी उसके साथ गलत नहीं किया। क्वावियत्तु ने फिर से कुछ सोचा। तीसरे नृत्य में उसके दादा ने ट्रुओंग थुआन तिन्ह के साथ नृत्य किया। उसका नृत्य साथी को लान सिन्हा बन गया और टोंग डू लिट का नृत्य साथी एक इतालवी लड़की थी। अखाड़े में जो कुछ हुआ उसके बाद उसे टोंग डू लिट से थोड़ा डर लगने लगा। इससे क्वावियत्तु बहुत दुखी हुई, इसलिए वह जानबूझकर उससे टकरा गई। यह व्यक्त करना चाहती थी कि वह वास्तव में टोंग डू लिट से नहीं डरती थी। लेकिन टोंग डू लिट ने उसकी ओर नहीं देखा। अपनी सीट पर वापस आकर उसने कुछ शराब पी। पीते समय कुछ बातें सोचती रही। झांग चुनकिंग फोन उठाने चली गई। फिर झांग चुनकिंग और सोंग डूली जल्दी से साथ साथ चले गए। काफी देर बाद वह उन दोनों के अपनी सीटों पर लौटने का इंतजार नहीं कर सकी। उसने गुलान शेंग के साथ बिगड़ैल व्यवहार करते हुए कहा, गुलान शेंग, आज रात मेरे दादाजी का जन्मदिन है, क्या तुम मुझे कुछ पीने को दे सकती हो? शराब को लान सिन्हा ने ले लिया। यह श्री हात्री चोंग का आदेश था। यह देखकर कि गुलान शेंग की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, उसने उसकी आस्तीन खींची। क्या तुम थोड़ा सा नहीं ले सकते? थोड़ा सा, उसने सिर हिलाया और कसम खाई। उसने आधा गिलास खत्म किया और कहा, नशे में? लान सिन्हा ने गुस्से से कहा। उस पर मूर्खतापूर्ण मुस्कुराओ। जब लान सिन्हा एक इतालवी लड़की के साथ नृत्य कर रही थी, तब क्वावियत्तु अपने दादा के सामने आई। उसने अपने दादा से पूछा कि ये लिट कहाँ गई है। उसके दादा ने क्वावियत्तु को कुछ बताया। अपनी सीट पर वापस आकर क्वावियत्तु ने किसी और से शराब चुरा ली। मैंने फिर आधा गिलास पी लिया। शराब खत्म हो चुकी थी,
लेकिन मन एकदम साफ था। तो क्वाव्यक्तु ने करुणा को फोन किया। फोन पर उसने करुणा से कुछ बातें पूछीं, शायद इसलिए क्योंकि उसने बहुत ज्यादा जानकारी पूछी थी। करुणा ने उससे पूछा, फियोना, क्या तुम गर्भवती हो? इससे क्वाव्यक्तु थोड़ा चौंक गई। उसका दिल घबरा गया था, लेकिन उसका स्वर बेहद शांत था। शांति से कहें, यह कैसे संभव है? मैं एक दोस्त के बारे में पूछ रहा हूँ। उसका नाम एलेना है। हालांकि एलेना गर्भवती नहीं थी। फोन रख दिया, अपनी सीट पर वापस आ गई। अभी भी त्रुओंग थुआन तिन्ह और टोंग डू लिट का कोई पता नहीं था। वह वाकई बहुत परेशान थी। उसने को लान सिन्ह को एक बार फिर अपने साथ डांस करने के लिए खींचने का फैसला किया। भगवान ही जानता है कि उसे जैतून के पेड़ के नीचे नाचना कितना पसंद था। वह पहले ही को लान सिन्ह के साथ 4 नृत्य कर चुकी थी। क्या आप थोड़ा आराम करना चाहेंगे? को लान सिंह ने उससे पूछा। कोई जरूरत नहीं है। सिर हिलाओ। यह न जानते हुए कि वह होश में था या स्तब्ध था, उसके कदम लक्ष्यहीन ढंग से भटक रहे थे। यह न जानते हुए कि कितना समय बीत गया था। जैतून के बगीचे में छाया हिल रही थी। हवा का एक झोंका आया। जैतून की शाखाओं के बीच अंतराल के माध्यम से क्वाव्यक्तु ने टोंग डू लिट को देखा। त्रुओंग थुआन तिन्ह और टोंग डू लिट अपनी सीटों पर लौट आए। उसकी नजरें टोंग डू लिट पर रुक गईं। इस समय उसका मन बहुत स्पष्ट था। क्वाव्यक्तु ने को लान सिन्ह से कहा, चलो वापस चलते हैं। को लान सिन्ह के साथ अपनी सीट पर वापस लौटते हुए त्रुओंग थुआन तिन्ह का पहले वाला जीवंत और उत्साही रूप अब नजर नहीं आ रहा था। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसकी भौहों के बीच चिंता देखी जा सकती थी। त्रुओंग थुआन तिन्ह किस बात से चिंतित है? व्यक्तु के माध्यम से उसे याद आया कि उसके दादा ने उसे क्या बताया था। त्रुओंग थुआन तिन्ह की मां की नीस में एक यातायात दुर्घटना हुई थी। सौभाग्य से उनकी चोटें गंभीर नहीं थी। एलिट ने फोन किया और ट्रेन टिकट को कल दोपहर 3 बजे से बदलकर सुबह 7 बजे कर दिया। यह एविग्नन से नीस जाने वाली सबसे पहली ट्रेन भी थी। झांग चुनकिंग की मां का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि मुसीबत के समय लोगों के बीच गहरी भावनाएं बनती हैं। जैसा कि सोंग डू लिट ने अखाड़े में कहा था, वह लड़की मेरे सबसे कठिन समय में मेरे साथ थी। ध्यान से सोचने पर क्वाव्यक्तु ने टोंग डू लिट को अंतहीन परेशानियों के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि टोंग डू लिट ने भी कहा, क्वाव्यक्तु, मैं गंदगी साफ करने के लिए आपके पीछे पीछे घूमते घूमते तंग आ गया हूँ। उस झमेले में परेशानी पैदा करना और भाग जाना भी शामिल है। यह निश्चित रूप से बहुत कष्टप्रद है। अगर क्वाव्यक्तु एक कांच का आर्किड था, तो ट्रुओंग थुआन तिन्ह एक स्मार्ट, सुंदर फूल होगा। उसकी आंखें धीरे धीरे टोंग डू लिट की ओर मुड़ गईं। वह 20 के दशक की शुरुआत में एक युवा व्यक्ति था, दयालु, शांत, ग्रीनलैंड की तरह। जब वे पहली बार मिले तो उसने उसकी रक्षा करने की कसम खाई। लेकिन वर्तमान को देखो, वह उसे कदम दर कदम कीचड़ में घसीट रही है। अगर उसके पास अभी भी विवेक होता तो वह उसे जाने देती, उसे आशीर्वाद देती और उसे और ट्रुओंग थुआन तिन्ह को कठिन समय और कठिनाइयों में एक रिश्ता बनाने देती। बस इसके बारे में सोचना ही उसकी जान मांगने जैसा है। सोंग डू लिट की ओर चलते हुए उसने सोंग डू लिट के सामने अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराया। आह लिट, हमने आज रात साथ में डांस नहीं किया। सोंग डू लिट ने कोई हरकत नहीं की, बल्कि उसे ठंडे अंदाज में देखा। उसकी नज़र उसके हाथ को हवा में ही जमने के लिए काफी थी। यू शियाओ हमेशा से ही धोखेबाज थी। उसने आह लिट से अंतरंग लहजे में कहा, दादाजी हमें देख रहे हैं। बोलते हुए उसने दादाजी की तरफ हाथ हिलाया। आज रात उसने हीरे का कंगन पहना था।
हीरे की चमक ने बूढ़े आदमी की आंखों को आकर्षित किया। दादाजी ने भी हाथ हिलाया। देखो, दादाजी भी उन्हें देख रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने अपना हाथ टोंग डू लिट को दिया। कोल्लान सिन्हा को देखकर मुस्कुराना नहीं भूले। कोल्लान सिन्हा, आप सही कह रहे हैं। यह सज्जन वास्तव में एक अभिमानी राजकुमार हैं। बोलने के बाद उन्होंने बहुत अच्छे मूड में टोंग डू लिट टाई की ओर देखा जो अभी भी उनका इंतजार कर रहे थे। अंत में टोंग डू लिट ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ कदम चलने के बाद उसने अपना सिर घुमाकर ट्रुओंग थुआन तिन्ह की ओर देखा। बेशक ट्रुओंग थुआन तिन्ह का दिल पहले ही नाइस की ओर उड़ चुका था। जन्मदिन की पार्टी लगभग खत्म हो गई है। मंच पर 2 अकॉर्डियन वादक खड़े थे। वे चैंसन बजा रहे थे, वह गीत जिसे फ्रांस की आत्मा कहा जाता है। यह सही है, इस तरह के माहौल में, इस तरह की रात में चैंसन कैसे गायब हो सकता है। अकॉर्डियन की मधुर ध्वनि गूंज उठी। प्रत्येक फ्रांसीसी व्यक्ति अपनी सीटों से उठ खड़ा हुआ। उनके शरीर अकॉर्डियन की ध्वनि के साथ झूम रहे थे, धुन में घुल-मिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ केवल सोंग डू लिट ही उस अवस्था में नहीं थी। उसे एक ऐसी जगह ले जाते हुए जहाँ उसके दादाजी नहीं देख सकते थे। उसका हाथ जल्दी से उसकी कमर से हट गया और ठंडे स्वर में कहा, क्वा वियत्तु, तुम आखिर में क्या करना चाहती हो? क्या मैं आपके साथ नृत्य नहीं कर सकता? उसने पूछा। वियत्तु के माध्यम से। चलो एक साथ नृत्य करते हैं। उसने अपना हाथ जोर से खींचकर उसकी कमर पर रख दिया और कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ध्यान से सोचने पर यह सोंग डू ली के साथ नृत्य करने का उसका पहला मौका भी था। यह केवल एक अफसोस की बात थी कि वे अपने पास के फ्रांसीसी जोड़े की तरह नहीं हो सकते थे, जो इस तरह के अद्भुत संगीत में गले लग रहे थे और चूम रहे थे। केवल जब वे एक छिपे हुए कोने में पहुंचे तो वह लापरवाही से अपना शरीर उसके ऊपर चिपका सकती थी, लेकिन वह अभी भी इसकी सराहना नहीं करता था। बस एक ही हरकत से उसने उसे रोशनी से भरी जगह से दूर खींच लिया। जैसे ही वे रोशनी में पहुंचे, उसने जल्दी से उनके बीच की दूरी खींच ली, एक उपयुक्त दूरी बनाए रखी, और उसकी हरकतें भी उपयुक्त थी। मैंने ऊपर देखा तो उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। मुस्कुराते रहो, क्वा वियत्तु एक कायर है। उसके होठों के कोनों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उसकी आवाज एक हल्की हवा की तरह उसके कान में फुसफुसा रही थी। वियत्तु के माध्यम से, मुझे लगता है, क्या तुमने किसी उत्तेजक खेल के बारे में सोचा है? उदाहरण के लिए, अपने दादा के सामने अपने चचेरे भाई के साथ एक अस्पष्ट खेल खेलना? नहीं, उसने उसे ठंडी निगाह से देखा। अरे, मेरा पैर उसे लात मारना चाहता था, लेकिन उसने चकमा दे दिया। नाच लो, थोड़ा शांत हो जाओ। यह कहते हुए सोंग डू ली की नज़र भीड़ से हटकर झांग चुनकिंग पर एक पल के लिए रुक गई। वह झुक गया, जिससे उसके और झांग चुनकिंग के बीच एक अंतर पैदा हो गया। क्या हुआ? उसके बारे में चिंतित हो? उसने पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। दादाजी ने कहा कि झांग चुनकिंग की मां का एक सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया है। क्या तुमने ट्रेन टिकट बदल दिया? फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि वह खुद को शर्मिंदा कर रही थी। फिर चलो नाचते हैं। नृत्य अभी-अभी समाप्त हुआ था। क्वा वियत्तु ने सफलतापूर्वक टोंग डू लिट को अंधेरे में खींच लिया, उसकी गर्दन को कसकर गले लगाया, दबे पांव चली, उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हें पिता बनने की क्षमता है। उसकी कमर पर रखा हाथ नीचे खिसक गया। टोंग डू लिट आधा कदम पीछे हट गई। हर रोशनी उसके युवा चेहरे पर रुक गई। नंगी आंखों से वह देख सकती थी कि उसका चेहरा धीरे-धीरे पीला पड़ रहा है। अध्याय 92, क्रिस्टल कैसल 6। जब नृत्य समाप्त हुआ,
क्वावियत्तु ने टोंग डू लिट को अंधेरे में सफलतापूर्वक ले जाया, दबे पाँव, और उसके कान में फुसफुसाया, तुम जल्द ही पिता बन सकते हो। उसका हाथ उसकी कमर से फिसल गया, उसका शरीर स्थिर हो गया, और वह आधा कदम पीछे हट गई। जगमगाती रोशनी युवक के चेहरे पर पड़ी, जो जल्दी ही पीला पड़ गया। यह समझ में आता था, आखिरकार टोंग डू लिट केवल 22 साल का था। उनके बीच के रिश्ते की तो बात ही छोड़िए। इन 2 छोटे दिनों में हात्री चोंग के शब्द, वह मेरी वैध पोती है और यह मेरा पोता है, कम से कम 10 बार कहे गए थे। वह भी बहुत डरी हुई थी। वह नहीं चाहती थी कि चीजें इस बिंदु तक विकसित हों। 2 परछाइयां बस मूर्तियों की तरह स्थिर खड़ी थी, जैतून के पेड़ों की तरह भी स्थिर खड़ी थी। जब तक कि पियानो की आवाज पर जोश से चूम रहे फ्रांसीसी जोड़े ने पास आकर देखा। टोंग डू लिट का हाथ फिर से उसकी कमर पर रखा गया। वह अपने हाथ उसके कंधों पर रखकर लय में आगे बढ़ी। गड़बड़ मत करो, उन्होंने कहा। मैं कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा हूँ, उसने जवाब दिया। दूसरे जैतून के पेड़ के चारों ओर कूदते हुए, जहाँ कोई नहीं था, उसने गुस्से में उसका हाथ दूर धकेल दिया। वियत्तू के पास जाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अब और परेशानी मत करो। मैं परेशानी नहीं करूँगा, मैं वाकई परेशानी नहीं करूँगा। उसकी आवाज़ आंसुओं के कगार पर थी। पीछे मुड़ते हुए, अपनी पीठ को अपनी ओर करके, उसने अपने हाथों को जैतून के पेड़ के तने पर टिका दिया। एक पल के लिए घूमी, अपना सिर उठाया, फिर उसे फिर से नीचे किया। एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर धीरे से उसे अपने कंधे पर रखा। उसके हाथ कसकर पकड़े हुए थे। उसकी आवाज कर्कश थी। क्वावियत्तु, यह कोई अस्थायी मजाक नहीं है, यह कोई दुर्घटनावश हुआ कुछ नहीं है। लगभग 1 सप्ताह की देरी हो गई है, क्वावियत्तु ने धीमी आवाज में कहा। जब से उसने दवा लेना बंद किया है, उसका मासिक धर्म नियमित हो गया है। कभी कभी 1 या 2 दिन देरी से आता है, लेकिन कभी भी 1 सप्ताह से ज्यादा देरी से नहीं आता। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से उसे मिचली आ रही थी। इसके अलावा उस दिन डीन ने उससे पूछा था कि क्या वह गर्भवती है। इन विचारों को एक साथ रखते हुए क्वावियत्तु घबरा गई। डरकर कि वह बकवास सोच रही है, उसने करोना को फोन किया और उसे अपने हाल के लक्षणों के बारे में बताया, और उसने यह भी कहा कि ये गर्भावस्था के शुरुआती चरणों में महिलाओं में आम बात है। जिस बात ने क्वावियत्तु को और भी ज्यादा घबरा दिया, वह यह थी कि उस बरसात की रात में उसके सपने में बच्चा दिखाई दिया। उसने वास्तव में उस बच्चे को देखा था। सपने के अलावा क्वावियत्तु ने टोंग डू लिट को वे सभी लक्षण बताए जो गर्भावस्था का संकेत दे सकते थे। यह असंभव है, सोंग डू लिट ने कहा। क्यों नहीं? वियत्तु, जाओ, मत भूलना, हमेशा कंडोम लाओ। अगर तुम कंडोम नहीं लाते हो, थोड़ा झिझकते हुए उसकी आवाज गहरी हो गई, साथ ही स्खलन भी। हाँ, ठीक है, उसने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे सोंग डू लिट ने कहा, लेकिन उसके उल्टी के लक्षणों के बारे में क्या? और उस बच्चे के बारे में क्या कहना है जो सपने में उसे माँ कहता है? उसका दिमाग बहुत तेजी से घूम रहा था। जोहान्सबर्ग की उस बरसात की रात के बारे में सोचते हुए, एक व्यक्ति था जो घर में भागा और उसे प्रकाश चालू नहीं करते देखकर उसे डांटा। जब वह उसे खिड़की की चौखट पर ले गया तो उसके बाल अभी भी गीले थे। वह यह भी नहीं जानती थी कि वह उसे खिड़की की चौखट पर क्यों ले गया। उस समय उसकी आंखें उसे बहुत भयंकर रूप से देख रही थी, इतनी भयंकर कि उसे लगा कि वह उसे खिड़की से बाहर फेंक देगा। उसे डर था कि वह खिड़की से बाहर फेंक दिया जाएगा, इसलिए उसने उसे कसकर पकड़ लिया। उसके बाद वह उसे चाहता था, उसे पागलों की तरह चाहता था, लेकिन उस बार उसने उसकी एक न सुनी। चाहे वह कितना भी रोई हो और उसे डांटा हो,
उसने उसकी एक न सुनी और सीधे अंदर चला गया। उसके बाद वह उसे बाथरूम में ले गया, पानी से धोने की कोशिश की, शायद फिर भी वह पूरी तरह से साफ नहीं हुआ था। इस समय ऐसा लग रहा था कि सोंग डू लिट ने भी इस बारे में सोचा था। जब वह उसे बताना चाहती थी तो उसने उसका मुंह बंद कर दिया। संगीत समाप्त हो गया, सभी ने नाचना बंद कर दिया और अकॉर्डियन कलाकार के लिए उत्साहपूर्ण तालियों की गड़गड़ाहट की। वह उन लोगों की तरह ही थे जो ताली बजाते हुए खड़े थे। अकॉर्डियन को अकॉर्डियन के नाम से भी जाना जाता है। सोंग डू लिट का उसके कान में झुकना बहुत स्वाभाविक था, यह कहते हुए कि बॉल समाप्त होने के बाद वह कमरे में उसका इंतजार करेगा। अपनी सीट पर लौटते हुए गु लान शेंग ने उससे फुसफुसाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मेरी चचेरी बहन तुम्हारे साथ नृत्य नहीं करना चाहती। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे पक्षपात करके मूर्ख बनाया गया है, अनिच्छा से उत्तर दिया। प्यार तो मिल रहा है पर डर भी लग रहा है, खुश भी हूँ और डर भी। दूसरी तरफ टोंग डू लिट ट्रोंग थुआन तिन्ह से बात कर रहा था। टोंग डू लिट ने ट्रोंग थुआन तिन्ह से पूछा कि क्या नाइस से कोई कॉल आया है। नहीं, इस समय में कोई भी खबर एक अच्छी बात है। उसके चेहरे को अवरुद्ध करने वाले 2 हथियारों के मालिकों ने टोंग डू लिटा और सह लिटा को साइडर ग्लास से पहले साइडर ग्लास को छीन लिया। क्वो वियट टू और ट्रुओंग थुअन टिंग के माध्यम से यात्रा की थी। इस बीच क्वो वियट टू था ट्रुओंग थुआन तिन्ह से फुसफुसाते हुए कहा कि उसने अपनी माँ के बारे में उसके दादा से सुना था और उसे दिलासा दिया कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, उसकी माँ को कुछ नहीं होगा। उसने गारंटी दी। धन्यवाद, मैं आपकी शुभकामनाएं अपनी माँ तक पहुँचा दूंगी, त्रुओंग थुआन तिन्ह ने उत्तर दिया। देखो, यह मानव जाति का सभ्य समाज है। दादाजी ने आए दोस्तों के लिए धन्यवाद की सूची पढ़ी। जिन लोगों ने पढ़ा उन पर प्रकाश चमका। जिन दोस्तों ने यहाँ आने के लिए लंबी यात्रा करने में कोई आपत्ति नहीं की। फ्रांस के विदेश मंत्री ने जन्मदिन पार्टी में दिया सरप्राइज। फिर मोसन टाउन के प्रमुख आदि क्वा वियट टू और टोंग डू लिट पर प्रकाश शोन। क्वा वियट टू और टोंग डू लिट के लिए उसके बगल में खड़े होने के लिए एक दाईं ओर से एक व्यक्ति को नहीं। वे मेरे गर्व हैं। यह मेरी वैथ पोती है क्वा वियट टू और यह मेरा पोता टोंग डू लिट है। उसके सिर को कम करते हुए उसकी आंखों के कोनों को आंसू भरकर गिरा दिया और गिर गया। जब उसने फिर से अपना सिर उठाया तो उसके मुंह के कोने भी मुस्कुराते थे। उंग थुआन तिन्ह वापस उसके कमरे में उसे मुस्कुराते हुए देखकर इस व्यक्ति ने आज रात काफी शराब पी ली। उससे पूछा कि वह अपने कमरे में वापस क्यों नहीं गया। आज रात क्वा वियत तू ने एक चियोंगसम पहना था। पता नहीं मुझे क्वा वियत तू को चियोंगसम पहने हुए देखने में कितना समय लगेगा, इसलिए मैं और देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, क्या वियत तू चियोंगसम में अच्छी लगती है? उसने पूछा, क्योंकि यह बहुत सुंदर है, मैं इसे थोड़ी देर के लिए देखना चाहती हूँ। मूर्ख लड़की, यह पहली बार था जब क्वा वियत तू को मूर्ख लड़की कहा गया था, लेकिन वह बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई और उसे देखकर मुस्कुराई। क्वा वियत तू, जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम बहुत मूर्ख लगते हो। मैं भी, जब तक को लान सिंह गलियारे में गायब नहीं हो गए। क्वा वियत तू ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते हुए लाइट चालू किए बिना धीरे से अपना हाथ अपने पेट पर रखते हुए, क्या ऐसा होगा? क्या इसका परिणाम ऐसा ही होगा? अपनी आंखें बंद करो और अंधेरे में इंतजार करो। टोंग डू लिट ने कहा कि जन्मदिन की पार्टी खत्म होने तक इंतजार करो और फिर कमरे में बैठकर उसका इंतजार करो। कहानी सिर्फ 3nwiki.com लास्ट लीफ पर पोस्ट की गई है। अगर आप कहीं और देख रहे हैं तो आप डाकुओं की मदद कर रहे हैं। 14वीं सदी के महल में आज की रात आम दिनों से बहुत अलग है। गाड़ियों के इंजन की आवाज,
लोगों के बातचीत करने की आवाज, कुछ शराबी मेहमान गा रहे हैं, नौकरानी दूसरों को रास्ता दिखा रही है, बटलर शहर के मुखिया और मौसन के लोगों को विदा करने में मेजबान की मदद करने के लिए शराब पी रहा है। धीरे धीरे, धीरे धीरे गाड़ियों के जाने की आवाज, बातचीत की आवाज भी गायब हो जाती है। मेहमान अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। आसपास का माहौल शांत हो जाता है, बेहद शांत। न जाने कितनी देर बीत गई, दालान से हल्के कदमों की आवाज आती है। कदम उसके कमरे पर रुक जाते हैं। दरवाजे पर दस्तक का इंतजार किए बिना वह दरवाजा खोल देती है। रोशनी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन यह उसके लिए पहचानने के लिए काफी है कि दरवाजे के सामने कौन खड़ा है। जब दूसरा हाथ उसकी ओर बढ़ाता है, तो बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेती है। वे दोनों छुपी हुई जगहों को चुनने की कोशिश करते हैं। उनके कदम यथासंभव हल्के होते हैं। पेड़ों से घिरे रास्ते पर चलते हुए छाया, दीवार से बाहर थोड़ा आगे चलते हुए क्वाव्यक्तु ने सड़क के किनारे एक कार खड़ी देखी। कार के पास रुक गया। बस इतना ही कर सकते हैं, उन्होंने कहा। क्या? 50 मील से भी अधिक दूरी पर एक 24 घंटे खुला रहने वाला सुपरमार्केट है। एक क्षण के लिए रुककर टोंग डू लिट की आवाज इतनी छोटी हो गई कि वह और छोटी नहीं हो सकती थी। वहां जाओ और एक गर्भावस्था परीक्षण खरीदो ताकि पता चल सके कि यह सच है या नहीं। एक पल के लिए सोचते हुए उन्होंने सिर हेडलाइट्स को चालू नहीं किया और डार्क रोड के साथ हेडलाइट्स को छोड़ दिया जब तक कि यह डुलीट फार्म क्षेत्र को छोड़ दिया गया। तब हेडलाइट्स को चालू किया गया। जब वे नेशनल हाईवे पर पहुंचे, तब तक कि वह एक छोटी सी दुकान में हो। दिखाई दे रहा है, उसने ध्यान नहीं दिया। नींबू पानी का गिलास और काउंटर से दूर चला गया। द्वीप। उसके पीछे एक हाथ उसे सहारा दे रहा था। उसके हाथ में पानी का गिलास भी पकड़ा हुआ था। अपना सिर झुकाकर उस व्यक्ति को देखने के लिए जो उसका सहारा दे रहा था। इस कोण से वह उसके चेहरे की केवल 30% विशेषताएं ही देख पा रही थी। उसे नहीं पता था कि वह चेहरा इस समय भ्रमित था या हतप्रभ। सोंग डू लिट ने उसे एक हाथ से सहारा दिया, दूसरे हाथ से पानी का गिलास पकड़ा और उसे पेट्रोल स्टेशन के विश्राम क्षेत्र में ले गया। वह एक कुर्सी पर बैठकर पानी पी रही थी। वह उससे 5 कदम दूर दीवार से टिककर सिगरेट पी रहा था। उसका पानी का गिलास केवल 1/3 बचा था जब उसने दूसरी सिगरेट जलाई। निकोटीन के मसालेदार स्वाद ने क्वाव्यक्तु को खांसी के अलावा कुछ नहीं करने दिया। अचानक कुछ याद आते ही सोंग डू लिट ने जल्दी से सिगरेट बुझा दी। पानी के कुछ और घूंट लेते हुए उसकी नज़र पानी में तैरते नींबू के टुकड़ों पर पड़ी और उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम डरी हुई हो? थोड़ी देर बाद टोंग डू लिट ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। थोड़ी देर बाद, नहीं जानने का मतलब डरना नहीं है, उसने धीरे से उत्तर दिया। न जानने का मतलब डरना नहीं था। वह जो कह रही थी उसे समझ रही थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी। उसने पानी का एक और घूंट लिया। क्या उसे यह पूछना कष्टप्रद लगा? फिर भी बोला, मुझे नहीं मालूम। झूठा। नाक सिकोड़ते हुए उसके दिल में हल्का सा गुस्सा उमड़ रहा था। उसने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की और कहा, तो फिर तुम सिगरेट क्यों पीते हो? कुछ देर बाद उसने धीरे से जवाब दिया, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। हाल ही में मुझे सिगरेट की थोड़ी लत लग गई है। क्या ऐसा है? क्योंकि मुझे हाल ही में सिगरेट की लत लग गई है, इसलिए मैं धूम्रपान करता हूँ। क्या यह उस दुखद बात की वजह से नहीं है जिसे मैं धूम्रपान करता हूँ? फिर पीछे मुड़कर कुछ देर सोचते हुए 20 की उम्र के एक युवक को सिगरेट की लत नहीं लग सकती। भविष्य में। उसकी आवाज इतनी छोटी थी कि वह और छोटी नहीं हो सकती थी। भविष्य में कम धूम्रपान करो। इस बार उसने जवाब नहीं दिया।
वह पानी पीती रही। पानी में नींबू मिलाया हुआ था, इसलिए यह थोड़ा खट्टा था। वह खट्टा स्वाद गले की जलन को दबा सकता था और क्वाव्यक्तु के दिमाग को भी काफी साफ कर देता था। कुछ आदमी गैस भरने के लिए इंतजार कर रहे थे और विश्राम क्षेत्र में प्रवेश किया। उनमें से 4 में से 3 सिगरेट पी रहे थे। सभी आदमियों की नजर उस पर पड़ी। जब उन आदमियों ने उसे देखा, क्वाव्यक्तु ने महसूस किया कि वह अभी भी बहुत शानदार कपड़े पहने हुए थी। हीरे का कंगन नहीं उतारा था, झुमके वही थे, उसके बालों में मोती सस्ते नहीं थे। इससे पहले कि उसकी आंखें अंधेरी हो जातीं, टोंग डू लिट उसके सामने खड़ी हो गई। उसे उन आदमियों से अलग कर दिया, उनकी नजर को अवरुद्ध कर दिया। अपना सिर छिपाते हुए उसने पानी का गिलास पिया। खड़ी हुई टोंग डू लिट को अपने हाथ से खींचा। उसका सिर उसके कंधे पर टिका हुआ था। भाई, सौभाग्य से सोंग डू लिट ने फॉर्मल सूट पहन लिया था, जीन्स के साथ ग्रे शर्ट, वरना उनका निशाना और भी बड़ा होता। सोंग डू लिट के फॉर्मल सूट का कॉलर कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ था। दोनों रिसॉर्ट से बाहर चले गए। उनके पीछे एक अजीब सी हंसी के साथ सीटी की आवाज आई। 4 लोगों में से एक ने बेरुखी से कहा, तुम एक राजकुमारी की तरह लग रही हो जो अपने प्रेमी के साथ भाग गई हो। कार में वापस आकर सोंग डू लिट ने दराज से एक बंदूक निकाली। बंदूक उसकी पोजीशन के पास रखी थी। क्वाव्यक्तु ने हीरे का कंगन और झुमके उतारे। कार पार्किंग से बाहर निकल गई। जैसी कि उम्मीद थी, 2 किलोमीटर से भी कम समय में कार का इंजन पीछे से गरजने लगा। साथ ही कार के हॉर्न की अराजक आवाज और एक अजीब आदमी की चीखें भी। सुबह सुबह पूरे हाईवे पर केवल 2 कारें थीं। पीछे की कार ने कई बार उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश की लेकिन असफल रही। तुम भागो, मैं पीछा करता हूँ। कुछ मोड़ के बाद कार ने दिशा बदली और हाईवे बैरियर से बाहर निकल गई। कई बार गोलियों की आवाजें सुनाई दीं। कोने से मुड़ते हुए उनके पीछे से उनकी कार के हाईवे की रेलिंग से रगड़ने की आवाज आई। सोंग डू लिट का हाथ कार के दरवाजे के बाहर खींच लिया गया। बंदूक को वापस उसकी मूल जगह पर रख दिया गया। क्वाव्यक्तु ने सांस लेना बंद कर दिया, कार के पीछे की हलचल को सुनते हुए। अब कोई शोर नहीं सुन रहा था। अस्पष्ट रूप से अभी भी गालियां सुनाई दे रही थी। उसे यही करना चाहिए था। राहत की सांस ली। थोड़ा आराम मिला। उसका शरीर नरम हुआ। उसने अपना सिर झुकाया और उसके कंधे पर झुक गई। वे बहुत शोर कर रहे हैं, उसने कहा। हाँ, वे बहुत शोर मचाते हैं। अब यह सबसे अच्छा है, बहुत शांत, सिर्फ वे दोनों। एक आरामदायक स्थिति पाएं, अपना सिर उसके कंधे पर टिकाएं, आगे देखें, कहें कि धीरे चलाओ, मुझे चक्कर आ रहा है। कार धीमी हो गई। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने उससे पूछा कि क्या उसे कुछ बेहतर लग रहा है। हाँ, अनिच्छा से उत्तर दिया। सड़क के अगले हिस्से में कारें उनके पास से गुजर रही थी। धीरे धीरे वे सड़क के किनारे दुकानों की विज्ञापन रोशनी देख सकते थे। क्वाव्यक्तु ने सोचा कि वहां पहुंचने का एक लंबा रास्ता होगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह इतनी जल्दी आ गया। देर रात सभी तरफ की दुकानें बंद थीं। केवल बियर हॉल और होटल अभी भी खुले थे। केंद्र में गाड़ी चलाते हुए, चौक को देखते हुए, यह शहर बहुत बड़ा नहीं था। सड़क पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए उन्हें 24 घंटे की सुपरमार्केट मिली, लेकिन सुपरमार्केट का दरवाजा बंद था और दरवाजे पर एक नोट था जिसमें लिखा था कि यह सप्ताहांत पर बंद रहता है। आज शनिवार था। शायद पास में कोई फार्मेसी थी। वे शहर के केंद्र के चारों ओर चले गए। सराय और बियर हॉल को छोड़कर कोई अन्य दुकान नहीं थी। अंत में कार चौक के सामने रुकी। चौक के बीच में फुटबॉल के दीवानों के लिए एक पार्क था। यूरोप में रात बिल्कुल फुटबॉल के दीवानों की दुनिया थी।
वे लोग ग्रिल्ड फूड खाते हुए, बियर पीते हुए फुटबॉल देखते थे। यह वाकई मजेदार था। हमें क्या करना चाहिए? उसने धीरे से पूछा। जवाब दिए बिना उसने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा खिड़की से बाहर देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर घुमाया। वह उसकी तरफ देख रहा था। उसका हाथ उसकी नाक की नोक को छू गया। उसकी आंखें फिर से छोड़ो। कुछ मिनट बाद टॉम डूलिट ने कार का दरवाजा खोला और पार्क में पहुंच गया जहां फुटबॉल के प्रशंसक थे। वह ड्रिंक कार्ट के पास गया। हालांकि यह ड्रिंक कार्ट थी, लेकिन यह फुटबॉल की जर्सियों से भरी हुई थी। जब वह वापस लौटा तो टॉम डूलिट ने अपने हाथ में एक प्लास्टिक बैग पकड़ा हुआ था। कार हरे भरे पार्क से गुजरी और छाया में रुकी। टॉम डूलिट ने उसे प्लास्टिक बैग दिया। वियत्तू के पास से गुजरते हुए उसने प्लास्टिक बैग खोला। बैग के अंदर फ्रेंच टीम की जर्सी थी। यह क्या है? पूछो। बदलाव? क्या? इसे बदलने से तुम मुसीबत से बच सकती हो, सॉन्ग डूलिट ने उससे कहा। क्यों? स्वर उदासीन और अधीर था। हम आज रात यहाँ हैं। हाँ ना? सुपरमार्केट 6 बजे खुलता है। मैंने अभी सेल्समैन को फोन किया है। कल वह 1 घंटा पहले खुलेगा। शरीर में हलचल नहीं हुई। यह आंतरिक शहर है। यहाँ बहुत से लोग हैं। आप ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह के कपड़े पहनते हैं। मैं भी किसी के टायर को गोली मारने के लिए बंदूक का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। एक पल के लिए सोचने के बाद उसने सिर हिलाया। अभी के लिए केवल एक ही रास्ता था। सॉन्ग डूलिट कार से बाहर निकल गया। वह यू शियाओ के पास गया और कपड़े बदलने लगा। बात बस इतनी थी कि उसने एक चौंगसम पहना हुआ था और चौंगसम पीछे की तरफ 8 बटन वाला स्टाइल था। अपनी पूरी ताकत से वह केवल 3 बटन ही खोल पाई। कार के दरवाजे पर खड़े व्यक्ति की ओर पीठ करके एक पल के लिए झिझकते हुए उसने खिड़की पर दस्तक दी। सॉन्ग डूलिट को पुकारा। अध्याय 93 क्रिस्टल कैसल फीचर्ड 7। रात के 2 बजे कार सड़क पर दौड़ रही थी। उसकी नज़र कार की खिड़की से नज़ारे पर थी। सड़क पर अभी क्या चल रहा था? क्वावियत्तु का दिमाग उलझन में था। उसका चेहरा थोड़ा गर्म था। कार अभी जल रही थी, लेकिन उसका दिमाग सिर्फ कुछ मिनट पहले की अंधेरी कार बॉडी को ही याद कर पा रहा था। अंधेरी कार में ऊपर की ओर देखता हुआ चेहरा किसका इंतजार कर रहा था? बात करना चाहते हैं पर समझ नहीं आता क्या कहें। असमंजस के बीच कहें या न कहें। कांपते होंठ किस बात का इंतजार कर रहे हैं? बस थोड़ी सी ताकत से उसका हाथ उसके शरीर पर दबाव डाल सकता था और उसे चूम सकता था। इस विचार से उसका हाथ बेचैन हो गया। उसके हाथ ने उसे छुआ, धीरे से उसकी शर्ट का किनारा खींच दिया। उस हाथ खींचने के कारण जो हाथ चियोंगसम के पीछे वाले बटन पर रखा था, रुक गया। थोड़ी देर बाद कुछ याद आया, जारी रहा, लेकिन फिर बहुत तेजी से रुक गया। टटोलने की क्रिया मूल सीमा से थोड़ा दूर चली गई। उसने उसे नहीं रोका। उलझे हुए होने के दौरान बंधे हुए बाल उसके चेहरे और कंधों पर ढीले पड़ गए। उसके हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया। थोड़ा बल प्रयोग करते हुए वह उसकी ओर पीठ करने से बदलकर उसकी ओर मुंह करने लगी। बालों की एक परत के माध्यम से उसकी नाक की नोक को छू गई। उसके कंधे को पकड़े हुए हाथ उसकी गर्दन तक चला गया। बालों की परत के माध्यम से उसके हाथ ने उसकी आंखों को पकड़ लिया। उसकी उंगलियों ने धीरे से बालों की कुछ लटों को, जो उसके चेहरे को ढक रही थी, किनारे कर दिया ताकि वह आसानी से उसके होठों को चूम सके। उसकी गर्दन पूरी तरह से ऊपर उठ गई थी। अंततः आगे कोई आवरण नहीं है। धीरे से अपनी आंखें बंद करें और प्रतीक्षा करें। कार की लाइट जली और उसने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि बाकी 5 बटन पहले से ही खुले हुए थे।
जिसका मतलब था कि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया था। यह पता चला कि उसने बटन की समस्या को हल करने के लिए उसे कार में जाने दिया। वह कार से बाहर निकला, उसने खेल के कपड़े पहने। कार केंद्रीय चौक से निकल गई। उसने कहा कि वह सुपरमार्केट के सबसे नजदीक एक मोटल ढूंढना चाहता था। दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे थोड़े गर्म हो गए। बियर हाउस से बाहर एक दूसरे का सहारा लेते हुए पुरुष और महिला ने तुरंत क्वावियत्तु की नजरों को अपनी ओर खींच लिया। भोर में बियर हाउस में एक गर्म वातावरण था और खाने की खुशबू आ रही थी। क्वावियत्तु को याद आया कि वह और टोंग डू लिट कभी एक साथ बियर हाउस नहीं गए थे, लेकिन वह को लान सिन्ह के साथ कई बार गई थी। तो उसने टोंग डू लिट से कहा, मुझे भूख लगी है। दरअसल उसे बिल्कुल भी भूख नहीं थी। कार बियर हाउस के सामने रुकी और वे दोनों साथ साथ बियर हाउस में चले गए। रेस्तरां का स्थान बहुत छोटा है। इसमें अधिकतम 20 अतिथियों के बैठने की व्यवस्था है और इतनी देर रात को केवल 2 अतिथि ही मौजूद हैं। एक कोने में जगह ढूंढ लो और बैठ जाओ। बियर हाउस में कोई सेवा नहीं है। मेनू बार पर लगा हुआ है। ग्राहकों को स्वयं चुनना और परोसना होता है। टोंग डू लिट जल्दी से खाना लेकर आया। गोभी डोनट्स, आलू हॉटडॉग, एक गिलास गर्म पानी। यह एक बियर हाउस है। क्या आप बियर पिए बिना बियर हाउस देख सकते हैं? वहाँ बियर क्यों नहीं है? स्वर बहुत अप्रसन्न था। मुझे गाड़ी चलानी है, टोंग डू लिट ने कहा। लेकिन मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ। उन्होंने कहा, जब आप वियत्तु जाते हैं तो आप बियर नहीं पी सकते। चेतावनी स्वर, क्यों? उसने कुछ नहीं कहा, बस चाकू और कांटा पकड़कर गोभी के डोनट्स काटने में उसकी मदद की। यह आसान नहीं है। टोंग डू लिट के साथ बियर हॉल में जाना। जश्न मनाने के लिए कुछ बियर पीनी चाहिए। उसने केवल थोड़ी सी पी है। जहां वह बैठी है उसके पास एक बियर का केग है। वह इसे खुद जाकर ले सकती है। जैसे ही वह खड़ा हुआ तो टोंग डू लिट ने चिल्लाकर कहा कि बैठ जाओ। मैंने तो बस थोड़ी सी ही पी थी, उसने धीमी आवाज में उससे कहा। मैं बियर नहीं पी सकता। फिर से उसे घूरते हुए, क्वावियत्तु, उसने अपनी आवाज कम की और कहा, क्या मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है कि हम यहाँ क्यों हैं? बियर पीने और उनका यहाँ होना एक दूसरे से क्या संबंध है? अभी भी समझ में नहीं आया? तुम्हें क्या समझने की जरूरत है? उसकी आवाज थोड़ी परेशान थी। फिर से पूछा, वियत्तु के माध्यम से, क्या? उसका शरीर उसके कान के पास झुका और उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि वह और भी धीमी हो गई। जोन ने कहा था कि गर्भवती महिलाओं को शराब नहीं पीनी चाहिए। उसने अपनी आंखें चौड़ी करके उसकी ओर देखा। क्या आपको यह बात दोबारा कहने की आवश्यकता है? उसने अपना हाथ मेज पर रखा, बस पर्याप्त बल का प्रयोग करते हुए। घबराकर उसने हाथ हिलाया, कहा कि कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। कहने के बाद उसने एक और वाक्य जोड़ा, मैं समझ गया। टोंग डू लिट अपनी मूल सीधी बैठने की स्थिति में लौट आया। क्वावियत्तु ने अपनी नाक की नोक को रगड़ा, अपनी आंखें नीची की, अपना चाकू और कांटा उठाया और पूछा कि क्या यही कारण है कि वह गैस स्टेशन पर धूम्रपान नहीं करती। उसने जवाब नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे उसने सही अनुमान लगाया था। चौंक गई। पूछा, क्या तुमने जोन को फोन किया? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जोन को देर रात अपने बॉस से फोन आने के बारे में सोचते हुए, उससे गर्भवती महिलाओं को ध्यान देने वाली कुछ बातों के बारे में पूछते हुए, क्वावियत्तु ने अपने मुंह के कोनों को सिकोड़ लिया। एक गिलास गर्म पानी पिएं। टोंग डू लिट के हाथ को देखें, पूछे कि क्या वह बेहतर है। उसने त्रुओंग थुआन तिन्ह से पूछा। त्रुओंग थुआन तिन्ह ने कहा कि जब तक यह गीला नहीं होगा, यह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा।
कोई जवाब भी नहीं। ठीक वैसे ही जैसे जब वह और वह किशोर थे, वह विषयों की तलाश में रहती थी। उसने अनिच्छा से एक वाक्य में उत्तर दिया। वह पूछता रहा, पहले उस चोट का क्या हुआ था? उस दिन अखाड़े के शौचालय में उसने उसके हाथ पर एक निशान देखा जो पहले वहां नहीं था। यह ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में आपको चिंतित होना चाहिए, सोंग डू लिट ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। वह वास्तव में खुद को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। गोभी के पैनकेक बहुत बुरे नहीं थे, भले ही उसे भूख नहीं थी, फिर भी उसने हिस्सा खा लिया। इसके विपरीत सोंग डू लिट ने कुछ भी नहीं खाया था, केवल सोडा पी रही थी। सोडा पीते हुए, सड़क की ओर मुंह करके, उसकी ओर देखते तक नहीं। गोभी के डोनट्स खत्म करने के बाद उन्होंने सोंग डू लिट को थोड़ा चिढ़ाते हुए पूछा, क्या आपको चिंता है कि आप नीस के लिए सुबह की ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे? अभी भी उसे हवा के रूप में देखते हैं। कोई बात नहीं, खुद से कह रहा था, चिंता मत करो, 5:20 पर यहाँ से चले जाओ। हम 6 बजे घर आ जाएंगे। तुम अपने कमरे में वापस जाओ, मैं अपने कमरे में वापस जाऊंगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। वह अभी भी बाहर देख रहा था। क्या व्यत तू बहुत अज्ञानी नहीं है? ट्रुओंग थुआन तिन्ह की तुलना में और भी अधिक अज्ञानी? बेशर्म सवाल। इस प्रश्न का उत्तर अब संदेह में नहीं है, लेकिन वह उससे बात न करने के लिए नफरत करती है। उसके लिए गुस्सा होना उसके बात न करने से बेहतर है। क्या आपने खाना समाप्त कर लिया है? टोंग डू लिट ने उससे पूछा। मैंने खाना खत्म कर दिया। मेरी कोहनी मेज पर टिकी हुई थी। मेरे हाथ मेरी ठुड्डी को सहारा दे रहे थे। मैं उसके चेहरे को देख रहा था। मैं जानना चाहता हूँ, उस दिन ट्रुओंग थुआन तिन्ह के मुंह में मेरे घायल हाथ का क्या हुआ? टोंग डू लिट ने फिर भी वही वाक्य कहा। यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसकी मुझे परवाह करनी चाहिए। क्यों यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसकी मुझे परवाह करनी चाहिए? तुम मेरे बच्चे के पिता हो। इन शब्दों ने सफलतापूर्वक उसकी आंखों को सड़क से हटाकर उसके चेहरे पर ले जाने में मदद की। व्यक्ति का मूड थोड़ा महंगा था। मुझे आश्चर्य है कि यह शब्द, पिताजी, क्या आपको डराता है? मेरी ओर मुस्कुराइए। वह धैर्यपूर्वक अपने बच्चे के पिता द्वारा अपने घायल हाथ के बारे में बताने की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन पूरी सुबह इंतजार करने के बाद मुझे केवल एक ही वाक्य सुनने को मिला, आप चियोंगसम में बहुत सुंदर लग रही हैं। क्या? आवाज धीमी हो गई। उसने उसे खींचकर ऊपर उठाया और जबरदस्ती बियर हॉल से बाहर खींच लिया। इस समय वह पहले ही यह सवाल अपने दिमाग से निकाल चुकी थी कि वह क्यों घायल हुआ था, और पूरे दिल से सोच रही थी कि उसके शब्द चेओंगसम पहनना बहुत सुंदर है उसके लिए थे। क्या वे उसकी तारीफ कर रहे थे? सराय के दरवाजे पर ही वह उसके अनुरोध पर सहमत हो गया। यह सही है, चेओंगसम पहने हुए व्यक्ति आप है। यह व्यक्ति है। यदि आप मुझसे विशेष रूप से पूछें कि व्यक्ति चेओंगसम में कितनी सुंदर दिखती है, तो मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मुझे पता है व्यक्ति चेओंगसम में आपकी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर दिखती है। आप कहीं भी छिपने की जगह पा सकते हैं। उस पेड़ के पीछे भी बुरा नहीं है। जैतून के बगीचे के पीछे खाली पड़ी खाली जगह, ड्रेसिंग रूम में अंधेरा कमरा भी एक आदर्श जगह है। लानत है, उस बटन को खोलना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपका हाथ सीधे स्कर्ट के हेम से चेओंगसम में प्रवेश कर सकता है। उस वाक्य ने उसे सफलतापूर्वक चुप करा दिया। वह चेक इन काउंटर पर था। वह लाल चेहरे के साथ उसके बगल में इंतजार कर रही थी। लिफ्ट में केवल 2 लोग थे। टोंग डू लिट, तुमने अभी जो कहा वह मेरा फायदा उठाने जैसा है। दोबारा सोचने के बाद व्यक्ति ने ऐसा निष्कर्ष निकाला। लिफ्ट से बाहर निकलो। वह उसके पीछे पीछे चली गई। तुमने जवाब नहीं दिया। क्या मैंने कुछ सही कहा?
वे दोनों एक साथ ब्रेक रूम में चले गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में घेर लिया और उसे दरवाजे के सामने दबा दिया। गुयुएक्स्यू, तुम्हें आखिरकार एहसास हो गया कि पुरुषों और महिलाओं के बीच दूसरों का फायदा उठाने जैसी चीजें भी होती हैं। सीट बेल्ट खोलने के लिए शारीरिक संपर्क की जरूरत होती है, गले लगना आराम कहलाता है, वगैरह। इस तरह की सभी चीजें यौन उत्पीड़न के दायरे में आती हैं। तुम कह सकती हो, ओह, यह एक जैसा नहीं है। डीन और गु लांसेंग उस तरह के लोग नहीं हैं। मुझे लगता है कि तुम ऐसा ही कहोगी। ये शब्द घिनौने हैं। मेरी नज़र में इस तरह की सभी चीजें गुयुएक्स्यू का फायदा उठाने जैसी हैं। मुंह खोले हुए गुयुएक्स्यू ने पाया कि उसके पास खंडन करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि सोंग डू लिट ने पहले ही वह कह दिया था जो वह कहना चाहती थी। डीन और गु लांसेंग उस तरह के लोग नहीं हैं। वह ये शब्द कहना चाहती थी। चिंतन करें। वियत तु को पता चला कि टोंग डू लिट ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बहुत गंभीर स्वर में कहा, इसमें दूसरों को मत घसीटो। मैं बस क्वा वियत तु ने चियोंगसम पहना हुआ है, वह बहुत सुंदर है, वाक्य का विस्तार से वर्णन करना चाहता हूँ, अपने सच्चे विचार बताना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे शब्द आपका फायदा उठा रहे हैं, तो बस इस तरह से सोचें, एक पल के लिए सोचें। उससे फुसफुसाकर कहा, तुम एक बुरे आदमी हो। कहानी केवल 3nwiki.com लास्ट लीफ पर पोस्ट की गई है। अगर आप कहीं और देख रहे हैं, तो आप चोरों की मदद कर रहे हैं। ब्रेक रूम 4वीं मंजिल पर है, 24 घंटे खुले रहने वाले सुपरमार्केट के सामने। जब तक वियत तु नहाकर आई, तब तक सुबह के 3:10 बज चुके थे। 2 घंटे से भी कम समय में सुपरमार्केट का दरवाजा खुल गया। छोटे शहर का गेस्ट हाउस काफी साधारण था। 2 लोगों के लिए एक बिस्तर और एक सोफा था। लाइट बंद कर दो। वियत तु बिस्तर पर सो गया। टोंग डू लिट सोफे पर सो गया। अलार्म सेट था, 4:50 बजेगा। मोटल के आसपास का इलाका काफी शांत था। कभी कभी 1 से 2 कारें गुजर जाती थीं। इस समय वह सो नहीं पाती थी। यह भी नहीं जानती थी कि टोंग डू लिट सो गया है या नहीं, पहले से ही सो गया है। धीरे से पूछा, चारों ओर शांति। चुपचाप बिस्तर से उठकर, चुपचाप सोंग डू ली के सामने आकर, ठीक वैसे ही जैसे कई रातों में उसने उसका दरवाजा खोला था। उसका दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कोई हिरण इधर-उधर भाग रहा हो। पता नहीं सोंग डू ली ने उसे सोफे से धक्का दिया या नहीं। शायद नहीं। परिणाम से पहले ऐसा लग रहा था जैसे उसने बियर हॉल में जोर देकर कहा था, तुम मेरे बच्चे के पिता हो। बच्चे के पिता, बच्चे की माँ, एक दूसरे को संबोधित करने का कितना प्यारा तरीका है। उसने सोचा कि वह पागल हो गई है। नहीं, वह मूल रूप से एक सिजोफ्रेनिक रोगी थी। वह थोड़ा मुस्कुराई। उसका शरीर मुड़ा हुआ था। सोंग डू ली की छाती से टिकी हुई थी, बुदबुदा रही थी। सोंग डू ली, तुम दूसरी लड़कियों को नहीं देख सकते, तुम सिर्फ मुझे देख सकते हो। अंत में एक अपेक्षाकृत आरामदायक स्थिति मिली। आपको पता होना चाहिए, सोफा बड़ा नहीं है। उसकी छाती में कर्ल करने के लिए एक आरामदायक स्थिति ढूंढना आसान बात नहीं है। स्थिति को पा लेने के बाद अगला काम था सोंग डू ली के चेहरे को ध्यान से देखना। लेकिन उसे एक जोड़ी आंखें मिली जो हमेशा की तरह उसे ध्यान से घूर रही थी, आधी रात की पेंटिंग की तरह। उसने अपने हाथ से उसकी आंखों को ढक दिया और कहा, सोंग डू ली, मैं तुम्हारे साथ एक खेल खेलना चाहती हूँ, जब हम छोटे थे। उसे यह बताने की हिम्मत नहीं हुई कि वह इस तरीके का इस्तेमाल अतीत के बेफिक्र क्वा व्यक्ति को याद करने के लिए कर रही थी। अतीत का वह बेफिक्र क्वा व्यक्ति, जब तक वह चाहती, सोंग डू ली के लिए 10 बच्चों को जन्म देना कोई समस्या नहीं होगी।
ग्रीनलैंड के बच्चों जैसे बच्चों का एक झुंड उसे वाकई खुश कर देगा। एक हल्की आह भरते हुए उसके कंधे ऊपर उठ गए, उसका शरीर उसकी छाती में और गहराई से समा गया। वियत्तु के माध्यम से, हाँ, याद रखो, मुझे इधर-उधर मत धकेलो। उसके मुंह का कोना मुड़ गया। अपना चेहरा उसके सीने में छिपाते हुए उसने धीरे से कहा, टॉम डू लिट, शुभ रात्रि। जब अलार्म घड़ी बजी तो सोफे पर सिर्फ क्वावियत्तु ही बचा था। उसकी नज़र कमरे पर पड़ी और उसने देखा कि टॉम डू लिट खिड़की के सामने खड़ा था, जो सुपरमार्केट के सामने वाली खिड़की थी। सोंग डू लियट की आकृति को मूक दृष्टि से देखते हुए जब वह मुड़ा तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कदम सोफे क्वावियत्तु के सामने रुक गए। उसने धीरे से उसका नाम पुकारा। कुछ कॉल के बाद उसने अनिच्छा से जवाब दिया, सुपरमार्केट खुला है। हाँ, अपनी आंखें चौड़ी करके खोलो, यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। ठीक है। टॉम डू लिट ने ब्रेक रूम छोड़ दिया। क्वावियत्तु सुपरमार्केट के सामने की खिड़की पर गया। उसे सड़क पार करते हुए देख रहा था। आसमान धूसर था। उसके सफेद स्नीकर्स खास तौर पर चमकदार थे। सड़क पार करने के बाद उसने अपना सिर पीछे की ओर घुमाया। क्या वह उस कमरे को देख रहा था जिसमें वे थे? मुस्कुराते हुए वह सुपरमार्केट में गया और कुछ ही देर में सुपरमार्केट से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में उनके ब्रेक रूम का दरवाजा खुल गया। उसने उसके लिए नाश्ता भी खरीदा। वह खाने का डिब्बा उसके सामने लाया और उसे शांति से देखा। उसके हाथ उसे लेने में धीमे थे, लेकिन उसके आंसू उसके हाथों से ज्यादा तेज थे। उसने पलक झपकाई। एक आंसू उसकी आंख के गड्ढे से बह निकला, फिर लगातार नीचे गिरता रहा। 1 मिनट रुको, क्या सोंगडुली गुस्से में है? बहुत गुस्से में? क्या हुआ? उसने भारी स्वर में पूछा। मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ। उसने अपनी आंखों के कोनों से आंसू धीरे से पोंछे और कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। गतिहीनता? डरो मत। अगर उसने अपनी आंखें नीची कर ली, अगर यह पहले से ही उलझा हुआ है, मैं कुछ देशों को जानता हूँ। ये देश हमारे जैसे रिश्ते वाले लोगों को एक साथ रहने की अनुमति देते हैं। मुझे पता है कि तुम दादाजी की परवाह करते हो। दादाजी दादाजी एक दिन हमें छोड़ देंगे जब वह समय आएगा। जब वह समय आएगा, हम उन देशों में जा सकते हैं। और अधिक आंसू बहने लगे। मैं कसम खाता हूँ, मेरा अपने दादा को श्राप देने का कोई इरादा नहीं था। उसने जल्दी से कहा। मैं जानता हूँ, मुझे पता है। वह यह नहीं जानती थी कि आंसू क्यों बह रहे थे। 20 वर्षीय लड़का जो लगातार बहते आंसुओं का सामना कर रहा था, थोड़ा असमंजस में था। एक मुश्किल स्थिति में उसे एक चतुर विचार सूझा और उसने अचानक कहा, तुम दोनों एक बच्चे की माँ हो, फिर भी तुम रोना क्यों पसंद करती हो? कुछ न कहना ठीक होगा, लेकिन कुछ कहने से वह और भी ज्यादा रोएगा। उसने जल्दी से उसे अपनी छाती से लगा लिया। क्वावियत्तु, उसने जल्दी से उसकी आंखों के कोनों को चूमा। हर चुंबन के साथ क्वावियत्तु कहा। जितना ज्यादा वह क्वावियत्तु कहता, वह उतनी ही घबरा जाती। उसका शरीर उससे बुरी तरह चिपक जाता। प्रेगनेंसी टेस्ट वाला बैग जमीन पर गिर जाता। उसे कोई परवाह नहीं, उसने भी उसे चूम लिया। उनके होंठ और जीभ जोश से उलझ गए। उसने कहा, क्वावियत्तु। वह पागल हो रहा था। उसने कहा, क्वावियत्तु। अगर उसने को लानसिन को फिर से गले लगाने की कोशिश की तो उससे बचते हुए उसने पूछा, तो क्या? उसने कहा, वह उसका गला घोंट देगा। उसने उससे पूछा, क्या वह इसे सहन करेगा? यह बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए मैं पागल होने वाला हूँ। दीवार से अपनी पीठ टिकाए, बुरी तरह हांफते हुए, वह उसे इस हद तक चूमने वाला था कि सांस लेना मुश्किल हो जाए।
जबकि वह एक ऑक्टोपस की तरह उसके चारों ओर कसकर लिपटी हुई थी। वह उससे बात करता रहा। कल रात आपके साथ सोफे पर बैठने से आप भी पागल हो गए थे, यह कहते हुए, उनके कंधे पर झुकते हुए और मुस्कुराते हुए, मैं अभी भी मुस्कुरा रहा हूँ। उसने उससे पूछा कि उसने कितनी बार ठंडे पानी से स्नान किया। 2 बार। 2 घंटे से भी कम समय में 2 बार उसने ठंडे पानी से स्नान किया। वह सच में एक जवान आदमी था। मैंने भी कोई हरकत नहीं की। वह अपनी बेगुनाही के लिए चिल्लाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब न देने का मतलब था कि वह बिल्कुल भी नहीं हिला। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम तब भी सख्त हो जब मैं नहीं हिलती? एक क्षण बाद, हाँ, अगर मैं नहीं हिलती तो भी यह सख्त है। नियंत्रण न कर पाने के कारण वह जोर से हंस पड़ा। क्वाव्यत्तु, यदि तुम फिर हंसे तो मैं तुम्हारा गला घोंटकर मार डालूंगा। फिर से गला घोंट दिया। क्या तुम वाक्य नहीं बदल सकते? वाक्य बदलो। वाक्य बदलो। उसने धीरे से कहा। हालांकि उसने सबसे छोटे साइज का स्पोर्ट्सवियर खरीदा था, उसका चेहरा अभी भी बहुत बड़ा था। गंदा खेलना आसान था। अंदर पहुंचते हुए, फुसफुसाते हुए, तो इसे बदलकर इसे मौत के घाट उतार दो, चकमा देते हुए और पूछते हुए, क्या कुछ और है? और मछली को खिलाने के लिए एक कंटेनर में क्वाव्यत्तु को भरना, आप इसे सहन कर सकते हैं? उसने अपना चेहरा उसके बालों में छिपा लिया। उसकी आवाज बालों के हर रेशे को भेद रही थी। इसे सहन नहीं कर सकता, बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं पागल होने वाला हूँ। अपने मुंह में बुदबुदाते हुए, उसके बालों का पीछा करते हुए उसके होठों को ढूंढने के लिए, जबरदस्ती उससे चिपक, ढेर और ढेर, वह चियोंगसम। मैं इसे टुकड़ों में फाड़ना चाहता हूँ। अगली बार जब तुम इसे पहनोगी, तो मैं इसे जैसे चाहूँ फाड़ सकता हूँ। अगली बार? अगली बार कब है? मुझे भी नहीं पता। शायद थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद नहीं चलेगा। अगर नहीं, तो मैं इसे अभी पहन लूंगा, ताकि मैं इसे अभी फाड़ सकूं। बहुत बढ़िया, क्वाव्यत्तु, तुम कहाँ जा रही हो? चियोंगसम पहनने के लिए। उसकी नाक की नोक ने धीरे से उसके मंदिर को रगड़ा। क्या पागल लड़की है? क्या बेवकूफ लड़की है? तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम अब 26 साल की हो, लगभग 27 साल की। क्वाव्यत्तु 26 साल की है, लगभग 27 साल की। इसके अलावा कौन जानता है? क्वाव्यत्तु अब पहले से ही एक युवा माँ है। बस ऐसे ही उसका हाथ उसके कंधे से गिर गया। उसके होंठ एक बार फिर उसके कान के लोब पर आ गए। फुसफुसाते हुए, क्या तुम्हें लगता है कि बच्चा मेरे जैसा दिखता है या तुम्हारे जैसा? मुझे उम्मीद है कि यह आपकी तरह होगी। जेट काले बालों वाली एक चमकदार छोटी राजकुमारी। मैं उसे सुपरमार्केट ले गया। उसे लाल बैले जूते की एक जोड़ी खरीदी। पहली बार जब मैंने उसे देखा, तो उसने उन बैले जूते पहने थे। अध्याय 94, क्रिस्टल कैसल, फीचर्ड, 8। उसके होठों ने फिर से उसके कान के लोब को चूमा, फुसफुसाते हुए, क्या तुम चाहती हो कि बच्चा मेरे जैसा हो या तुम्हारे जैसा? मुझे उम्मीद है कि यह तुम्हारे जैसा हो। जेट ब्लैक बालों वाली एक छोटी राजकुमारी। तुम बच्चे को मॉल ले जाओ, बच्चे को लाल बैले जूते की एक जोड़ी खरीदो, ठीक वैसे ही जैसे मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुम उन बैले जूतों को पहने हुए थे। उसकी आंखों के कोने से आंसू बह निकले, यह नहीं जानते हुए कि वे पछतावे के आंसू थे। अपनी आंखें चौड़ी करके उसने खिड़की से बाहर देखा। खिड़की के बाहर आकाश पहले से ही चमकना शुरू हो गया था। खिड़की के बाहर खाली घूरते हुए उसने कहा, सोंग डू लिट, कोई बच्चा नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे क्वा होंग जुआन ने कहा, क्वाव्यत्तु, तुम एक वेश्या हो। अगर वह क्वा होंग जुआन को फिर से देखती, तो वह निश्चित रूप से अपने पिता से कहती, पिताजी, आप सही हैं। पापा,
क्वाव्यत तो सिर्फ एक वेश्या ही नहीं, बल्कि एक बुरी औरत भी है। एक वेश्या, एक बुरी औरत ही काफी नहीं है, क्वाव्यत तो एक स्वार्थी शैतान भी है। दरअसल गर्भवती होने का ख्याल सिर्फ उसका फैसला है, उसकी मानसिकता सामान्य नहीं है, इसलिए उसका सोचने का तरीका दूसरों से अलग है। यह देखकर कि झांग चुनकिंग की मां का एक्सीडेंट हो गया था, वह और भी नहीं चाहती थी कि सोंग डू लिट झांग चुनकिंग के साथ नीस जाए। ऐसे समय में सोंग डू लिट के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बेशक टोंग डू लिट उसकी सलाह नहीं मानेगा, तो अब उसे क्या करना चाहिए? निर्णायक क्षण में उसका दिमाग हमेशा बहुत तेजी से घूम रहा था। उसके दिमाग में एक विचार आया। बहुत जल्दी वह भी उस विचार से धोखा खा गई। शायद वह सच में गर्भवती थी। क्या उसने बच्चे के बारे में सपना नहीं देखा था? पीरियड मिस होना और पेट खराब होना प्रेगनेंसी के लक्षण हैं, इसलिए उसने करोना को कॉल करने का नाटक किया। इस बार निश्चित रूप से सोंग डू लिट ट्रोंग थुआन तिन्ह के साथ नाइस नहीं जाएगी, लेकिन वह उसके बच्चे का पिता है, उसने आत्मसंतुष्ट होकर सोचा। सोंग डू लिट ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और सोंग डू लिट के पीछे कमरे से बाहर चला गया। जब सोंग डू लिट ने 24 घंटे खुले रहने वाले सुपरमार्केट में जाने के अपने विचार का उल्लेख किया, तो उसे उससे कहना चाहिए था, सोंग डू लिट, कोई बच्चा नहीं है। आप इस बात पर जोर क्यों देते हैं कि कोई बच्चा नहीं है? संयोग से जब वह अपने कमरे में लौटी तो उसने पाया कि उसका मासिक धर्म आ गया था। हालांकि सोंग डू लिट के शब्दों ने उसे गहराई से प्रभावित किया। उस रात एक अजीब शहर में 100 मील की यात्रा पर वह गाड़ी चला रहा था। वह सोने के लिए अपना सिर उसके कंधे पर टिकाए हुए थी, सिर्फ वे दोनों। गैस स्टेशन पर उसने उसके लिए गर्म पानी खरीदा, अपनी सिगरेट बुझाई, कभी कभी उसे धीरे से देखा, थोड़ी देर के लिए उसके चेहरे को देखा, फिर उसके पेट को देखा। ये सब बातें उसे एक छोटे से जीवन के बारे में कल्पना करने के लिए पर्याप्त थी, जो केवल उसकी कल्पना में मौजूद थी। शायद उसके बच्चों के बारे में उसे थोड़ा चिढ़ाना मजेदार होगा। तुम मेरे बच्चे के पिता हो। उसके मुंह से बहुत धारा प्रवाह बातें निकल रही थी। जब तक उसने उसे यह कहते नहीं सुना, डोंग डोंग, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा मेरे जैसा हो या तुम्हारे जैसा? मुझे उम्मीद है कि वह तुम्हारे जैसा होगा, गहरे काले बालों वाली एक छोटी राजकुमारी। तुम उसे मॉल ले जाओ, उसके लिए एक जोड़ी लाल बैलेट जूते खरीदो, जैसे मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुमने भी लाल बैलेट जूते पहने थे। एक पल में उसके हाथ और पैर पसीने से तर हो गए। उसने क्या किया था? कहानी केवल trienwiki.com लास्ट लीफ पर पोस्ट की गई है। अगर आप कहीं और देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चोरों की मदद कर रहे हैं। मूल योजना के अनुसार वह प्रेगनेंसी टेस्ट करने का नाटक करेगी, उससे मीठी मीठी बातें करने का नाटक करेगी, उसे नाइस नहीं जाने देगी जब तक क्वाव्यत चाहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह न कर सके। लेकिन अचानक उसे डर लगा। डर था कि चीजें इस तरह से हो जाएंगी। टोंग डू लिट, कोई बच्चा नहीं है। उसकी ओर देखने की हिम्मत न होने के कारण वह खिड़की से बाहर देखता रहा। तुम क्या बात कर रहे हो? हाँ, उसका सिर अभी भी उसके बालों में दबा हुआ था, उसके लंबे बालों का पीछा करते हुए उसकी गर्दन को काट रहा था। कोई बच्चा नहीं है। इस बार आवाज ज्यादा स्थिर थी। एक पल के लिए रुककर दांत फिर से बजने लगे। डोंग डोंग, खिलवाड़ मत करो। अब और खिलवाड़ मत करो। उसके मुंह के कोने से उसके कानों तक घने चुंबन गिरे। धीरे से, मुझे पता है कि तुम डरी हुई हो, डरो मत। उसने उसके होंठ पकड़े, कुछ देर चूसा, फिर छोड़ दिया। पहले तो मैं भी बहुत डरा हुआ था। उसकी आवाज स्नेह से भरी थी। डर,
और घबराहट भी। मेरे लिए इस बार जो हुआ वो बहुत दूर की बात थी। यहाँ तक कि यह कहना भी कि यह आसमान से गिरी कोई चीज है, बहुत ज्यादा नहीं था। इसके बारे में सोचना भी, मैंने कभी यह सोचने की हिम्मत नहीं की कि यह अचानक मेरी आंखों के सामने हो जाएगा। मुझे उम्मीद थी कि यह सिर्फ किसी तरह की शरारत होगी, यही मैंने पहले सोचा था। उसके बाद तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। धीरे धीरे मेरे दिल में जिज्ञासा पैदा हुई, अगर अगर यह लड़की होती तो क्या यह क्वाव्यक्तु की तरह होती? जब गुस्सा होता, जब रोता, जब हंसता, क्या यह क्वाव्यक्तु की तरह होती? 20 मील की यात्रा के बाद मैंने फिर सोचा कि अगर मेरा वाकई बच्चा होता तो क्या यह भी क्वाव्यक्तु की तरह ही नासमझ होता? दो नासमझ लोग एक साथ, यह जरूर दिलचस्प होगा। उम्मा, एक दिन यह क्वा के धैर्य की परीक्षा लेगा। व्यक्तु एक दिन में करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। बच्चे को जगाना, बच्चे को नहलाना, बच्चे के कपड़े बदलना। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह इतना समय सहन कर पाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको अपने बच्चे को दूध पिलाना होगा, और तब आपको पता चलेगा कि अपने बच्चे को दूध पिलाना कोई आसान काम नहीं है, और आप अपना सारा धैर्य खो देंगे। क्या वह बच्चा एक घोंघा है? इधर आओ, इधर आओ। मम्मी जल्दी से चावल खाना सिखाती हैं। कुछ चम्मच खाने के बाद मैंने पाया कि बच्चे का चावल मेरे पेट में जा चुका है। दुर्भाग्य से यह दृश्य कमरे में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। किसी जिज्ञासु कर्मचारी ने इसे काट दिया, एडिट कर दिया और यह वीडियो टीवी स्टेशन पर भेज दिया। एक दिन जब क्वाव्यक्तु शो देख रही थी तो उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। यह बहुत शर्मनाक था। उसने तुरंत फोन उठाया और कहा, टोंग डू लिट, मैं घर की सभी नौकरानियों को नौकरी से निकालना चाहती हूँ। वे बहुत दुष्ट हैं। 40 मील की यात्रा के बाद मुझे फिर से हमारे घर का ख्याल आया। पिछवाड़े में एक बड़ा लॉन होना चाहिए। क्वाव्यक्तु ने कहा कि वह बच्चे को चलना सिखाना चाहता है। मैं अब और नहीं सुन सकती। मैं इन शब्दों को सुनना जारी नहीं रख सकती। अगर मैं और सुनूंगी तो उसे लगेगा कि दो लोग जो चीजों को नहीं समझते हैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो चीजों को समझता है। यह बहुत दिलचस्प बात है। उसका हाथ खींचते हुए, उसकी आंखों के कोने पर रुकते हुए आंसू लगातार बह रहे थे। बता रहे थे वह क्वाव्यक्तु ने झूठ नहीं बोला। वह चुप था। वह बाथरूम के दरवाजे के सहारे झुकी हुई थी। वह भी बाथरूम के दरवाजे के सहारे झुक गया। दोनों ने खिड़की से बाहर देखा। सुबह हो चुकी थी। न जाने कितना समय बीत चुका था। उसने बहुत शांत स्वर में उससे पूछा कि क्यों मैं ट्रोंग थुआन तिन्ह के साथ नाइस जाने से नफरत करती हूँ। तो आपने तुरंत क्वाव्यक्तु की व्यक्तिपरक निर्णय क्षमता का उपयोग किया। अपना सिर नीचे करके फर्श की ओर देखा। क्वाव्यक्तु, क्या खुद को गर्भवती होने की कल्पना करना बहुत दिलचस्प खेल नहीं है? बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं। यह जानने के बाद कि मुझे बच्चे को खिलाना, नहलाना, कपड़े बदलना है और उसे पिछवाड़े में चलना सिखाना है, मुझे बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं लगता। न केवल दिलचस्प नहीं, बल्कि मरने के लिए भी दुखी। आपने क्या किया है? मैं बहुत उत्सुक हूँ। आप मुझे इतनी आसानी से अपने बच्चे का पिता कैसे कह सकते हैं? मुझे लगभग विश्वास है कि मैं वास्तव में पिता बनने जा रहा हूँ। उसकी आंखें फर्श को घूर रही थी। पागल, सोंग डू लिट ने मुस्कुराते हुए कहा। मुस्कुराते हुए वह बाथरूम में चला गया, अपने दांत ब्रश किए और अपना चेहरा धोया, अपनी कार की चाबियां ढूंढी और होटल का दरवाजा खोला। उसने दरवाजा आधा खोला, फिर उसे फिर से बंद कर दिया। उसके सामने खड़े होकर, क्या तुम्हें जिज्ञासा नहीं है कि मेरा हाथ क्यों घायल हो गया है? उसके बाएं हाथ ने उसकी ठुड्डी को कसकर दबाया, जिससे वह सीधे उसकी आंखों में देख सके। धीरे धीरे उसने अपना दायां हाथ उठाया। व्यक्तु के पास जाओ, अपनी आंखें
चौड़ी करो और साफ साफ देखो, उसने ठंडे स्वर में कहा। अपनी आंखें चौड़ी करके खोलो, पलक झपकाने की हिम्मत मत करो। दाहिना हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा और दिल सिकुड़ गया। हथेली की 3 रेखाओं में फैला निशान ऐसा लग रहा था जैसे किसी शरारती बच्चे ने कलम से चौथी रेखा खींची हो, लेकिन चौथी रेखा बाकी 3 रेखाओं से लंबी थी, गहरी और लंबी। अगर आप टांकों को ध्यान से देखें तो आपको 13 टांके दिखेंगे। जब आप फ्रांसीसी दूतावास पहुंचे तो पहले ही मिनट यह बन चुका था। जब मैंने घाव पर टांके लगाए तो मैंने डॉक्टर को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन नहीं लगाने दिया। दर्द मुझे इस निशान को हमेशा के लिए याद रख सकता है। जब तक यह निशान है, मैं हमेशा याद रखूंगा। क्वावियत्तु ने टोंग डू लिट को निराशा नामक उपहार दिया था। क्वावियत्तु ने टोंग डू लिट को जो निराशा नामक उपहार दिया, उसमें वे सभी चीजें शामिल थीं जो उसने मेरे लिए की थी। उसने मेरे लिए घर साफ किया, मेरे लिए मेरी शर्ट इस्त्री की, मेरे बाल नहीं बांधे, लाइट नहीं जलाई, टोंग डू का इंतजार करने के लिए खिड़की के सामने बैठी रही। चलो घर चलो। अगर तुमने शुरू से ही जाने का फैसला कर लिया था तो तुमने मेरे लिए घर क्यों साफ किया, मेरे कपड़े क्यों प्रेस किए, तुम खिड़की के सामने बैठकर मेरे घर आने का इंतजार क्यों कर रहे थे? जब तुमने ये सब किया तो क्या तुमने कभी सोंग डूली के बारे में सोचा? ये सभी चीजें आशा का प्रतीक हैं। यू शियाओ के जरिए, क्या तुम समझती हो, जब आशा की किरण जगती है तो निराशा जरूर आती है। उसे देखते हुए टाले बिना उसकी आंखों के कोनों से साफ आंसू बह निकले। बहुत समय पहले ग्रीनलैंड का बच्चा उस नीले द्वीप पर अपने आंसू छोड़ गया था जिस दिन उसके पिता अचानक गायब हो गए थे। जॉर्ज टाउन, लॉस एंजल्स, मरमंस्क, ग्रीनलैंड का बच्चा हमेशा एक पहाड़ की तरह, एक महासागर की तरह शांत रहा है। उस खामोशी ने उसे लगभग यह भूल ही दिया कि ग्रीनलैंड का बच्चा रोना भी जानता है। उसका हाथ कांप उठा उसे छूते हुए। इससे पहले कि वह उसे छू पाती, उसने उसे दूर धकेल दिया। उसे देखते हुए उसकी आंखें शांत थीं। क्या तुम्हें अभी भी वाक्यांश याद है? यू शियाओ के जरिए, चलो यात्रा पर चलते हैं। वियत्तु के माध्यम से, चलो एक साथ एक यात्रा पर चलते हैं। चुपके से इसे अपने दिल में छिपाते हैं। जब वह समय आएगा तो मैं उसका सामान ले जाऊंगा, उसका हाथ पकड़ूंगा और समुद्र तट पर चलूंगा। उसके लिए स्वादिष्ट भोजन खरीदूंगा, लड़कियों को ऑनलाइन खुश करने के लिए कुछ मीठे शब्द सीखूंगा, उसे यह कहने का सही अवसर ढूंढूंगा, विशेषज्ञों से कुछ फोटोग्राफी कौशल भी सीखूंगा। अपनी प्रेमिका की तस्वीर कैसे खींचूं जिससे वह सुंदर और पतली दोनों दिखे, बेशक कुछ गंदी बातें भी सीखूंगा। मेरी बच्ची, गर्म रात को व्यर्थ मत जाने दो। ये शब्द बेवकूफी भरे लगते हैं ना? लेकिन तुम्हें थोड़ा समझदार होना चाहिए। जो व्यक्ति 4 साल की उम्र से लेकर 22 साल की उम्र तक उसके साथ था, वह सिर्फ क्वावियत्तु ही था। क्वावियत्तु, अगर तुमने पहले ही जाने का फैसला कर लिया था तो क्वावियत्तु को टोंग डू लिट को साथ में यात्रा पर चलने के लिए कहने के तुरंत बाद ही अस्वीकार कर देना चाहिए था। उसकी आंखें धुंधली हो गई थी, जबकि आंसू उसकी आंखों को ढक रहे थे। उसका हाथ धीरे से उसके गाल को सहला रहा था। टोंग डू लिट, चिल्लाया टोंग डू लिट, मुझे सच में खेद है, यह मेरी गलती है। उसके हाथ ने उसके कान के लोब को छुआ, उस छोटे से निशान को पाया और धीरे से उसे रगड़ा। क्वावियत्तु, मैं बच्चे को कैसे बाहर निकाल सकता था? क्वावियत्तु, आप स्वार्थी और इतने भयानक हैं कि लोगों को निराशा में डाल देते हैं। शुरू से अंत तक क्वावियत्तु एक भयानक टीम है। इस बार भयानक टीम क्वावियत्तु को समाप्त किया जाना चाहिए। क्या सोंग डू लिट वास्तव में क्या कहना चाहता है? वह अस्पष्ट रूप से सुन रही थी।
उसके मुंह से ऐसी भाषा बुदबुदा रही थी जिसे वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। कह रही थी, मत करो, मत करो मुझे, अलविदा। उसके होंठ हल्के से उसके माथे पर दब गए। अलविदा क्वावियत्तु। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया था। क्वावियत्तु को याद नहीं था कि कितनी बार उसकी आंखें कमरे में घूमी थी। बाथरूम के दरवाजे से दीवार तक हर कोने को ध्यान से देखा, फिर बाथरूम में वापस आई। वहां कोई नहीं था। सोंग डू लिट अब कमरे में नहीं था। शायद उसने हाल ही में दवा का ओवरडोज ले लिया था, इसलिए उसकी आंखें मतिभ्रम कर रही थी। इसलिए वह सोंग डू लिट को कमरे में नहीं पा सकी। सोंग डू लिट को धीरे से पुकार रही थी। किसी ने जवाब नहीं दिया। उसे याद आया, सोंग डू लिट उससे नाराज थी। उसने फिर से कमरे में घूमी, फिर भी सोंग डू लिट को नहीं पा सकी। उसे पुकार रही थी लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद क्वावियत्तु ने स्वीकार किया। उसका दिल बेहद घबरा गया था। वह अभी भी उसी जगह खड़ी थी, बाथरूम के दरवाजे से टिकी हुई से लेकर कमरे के दरवाजे पर बैठ गई स्नान। उसे याद आया, उस समय वह सोंग डू लिट को पकड़ना चाहती थी कि वह न जाए, लेकिन पकड़ नहीं पाई और जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरते समय उसने बेकार शब्द कहे जैसे सोंग डू लिट तुम गिर गए, तुम मुझे जल्दी से ऊपर क्यों नहीं खींचते। ऐसा लगता है कि उसने जो कहा वह नहीं सुना। सोंग डू लिट ने दरवाजा खोला और चला गया। नहीं, नहीं, सोंग डू लिट नाश्ता खरीदने गई होगी। उसने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। सोंग डू लिट बहुत जल्द नाश्ता वापस लाएगी। वैसे भी अब उसके पास कोई ताकत नहीं है, इसलिए सोंग डू लिट के नाश्ता खरीदने और फिर उसे ऊपर खींचने का इंतजार करें। स्पष्ट रूप से सोचने के बाद क्वावियत्तु ने अब सोंग डू लिट की तलाश में आंख मूंद कर नहीं जाना शुरू किया, सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लिए। आखिरकार दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज गूंजी। दरवाजे के बाहर कदम रुक गए। सोंग डू लिट ने नाश्ता खरीदा और वापस आ गई। मुस्कुराते हुए उसने दरवाजे की ओर देखा। क्वावियत्तु दरवाजे के खुलने का इंतजार नहीं कर सकी, केवल एक दस्तक सुनी। दरवाजा भौहें सिकोड़ते हुए, सोंग डू लिट के पास कमरे का कार्ड है। दस्तक दस्तक दस्तक, भौहें और भी सिकुड़ गई। दस्तक दस्तक दस्तक, दरवाजा खोलो। दरवाजे के बाहर एक अजीब महिला खड़ी थी। उस महिला ने होटल की अटेंडेंट होने का दावा किया। उससे पूछा कि क्या उसे नाश्ते की जरूरत है। वह यूएक्सयू के माध्यम से मोसन शहर कैसे लौट सकती थी, वह वास्तव में नहीं जानती थी। वापस आते समय वह पूरे रास्ते सोती रही। उस होटल के कमरे में उसने सोंग डू लिट को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो सकी। उसने होटल के मालिक से पूछा। वेटर ने कहा कि सुंदर युवक बहुत पहले चला गया था। जाने से पहले वह 1000 यूरो छोड़ गया था। उन 1000 यूरो का इस्तेमाल टैक्सी बुलाने और टिप देने के लिए किया गया था। उस समय वह भूखी और थकी हुई दोनों थी। घर जाना चाहती थी, गर्म स्नान करना चाहती थी। सोंग डू लिट को डांटने के लिए अपनी आत्मा को पुनः प्राप्त करना चाहती थी। उससे सवाल किया कि वह उसे होटल के कमरे में अकेला कैसे छोड़ सकता है। होटल के कर्मचारियों की व्यवस्था सुने। महिला उसे घर ले जाने वाला ड्राइवर बहुत बातूनी था। जैसे ही वह कार में बैठी, उसने लगातार बात करना शुरू कर दिया। वह रास्ते में ही सो गई। कई बार जब वह जागती थी तो वह खुद को याद दिलाती रहती थी कि घर पहुंचने पर उसे सोंग डू लिट को जमकर डांटना है। वियत 2 में जाकर तुम बाहर हो जाओगी। Startled, eyes wide open, staring straight ahead in a daze. It seemed that the driver was scared by her and stopped talking to her. The sun was already high. The bright sunlight shone on the car window. Arriving at Mawson Town,
She suddenly woke up and told the driver that she had taken her to Eleanor's grandmother's house. As soon as she reached Eleanor's grandmother's house, she ran into Eleanor's pet dog that had gone to see the doctor. Last night, Eleanor brought the food-poisoned Pomeranian to a nearby town to spend the night. Quo Viet Tu and Eleanor returned home together. Eleanor was holding the dog that had just finished the process of washing its stomach. 10:15. Inha Trai Chung's study room. Grandpa, the story is like this. Quo Viet Tu nervously recounted. According to Dean's story, Quo Viet Tu learned that everyone in Mawson Town was looking for her now. At 9:10, the butler opened Quo Viet Tu's room door and found that she was nowhere to be found, and the phone could not be reached. 9:20 पर घर के सभी नौकरों और कुछ मेहमानों ने 9:30 बजे उसे देखने के लिए बाहर निकाला। उसकी आंखों की सॉकेट फिर से लाल हो गए थे। दादाजी उसके बारे में इतनी चिंतित थे कि उसने अपने कपड़े भी पहने थे। उसकी लाल आंखों ने दादाजी को बताया कि दादाजी डोंग डोंग अगली बार फिर से हिम्मत नहीं करेंगे। उसने खुद को दादाजी की छाती में फेंक दिया और रोया, एक भी शब्द का उच्चारण करने में असमर्थ था। पोमेरेनियन कुत्ते को ले जाना था जिसमें पशु चिकित्सक को भोजन विषाक्तता थी, और पशु चिकित्सक के रास्ते में उसे 60 किलोमीटर से अधिक ड्राइव करना पड़ा। एलेना को कुत्ते की देखभाल करनी थी। घर पर सिर्फ उसकी दादी थी। वह उसे भगाने के लिए सिर्फ क्वा वियत तु को ही बुला सकती थी। वह क्वा वियत तु को क्यों नहीं बुला सकती थी? इसका कारण यह था कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। एलेना ने जम्हाई ली और घर लौटी। नौकरों और मेहमानों सभी को नौकरानी के फोन आए और एक के बाद एक वापस आए। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने दादा के बगल में बैठ गई। उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उसे खोजने में मदद की। गुलान शेंग सबसे आखिर में वापस आई। इस आदमी ने उसके दादा के ठीक सामने उसे गले लगा लिया। गु वियत तु, अगर तूने गुलान शेंग को फिर से गले लगाने की हिम्मत की, तो देख लेना। अगर तूने मुझे गले लगाया तो क्या होगा? अगर तूने गुलान शेंग को फिर से गले लगाने दिया, तो मैं तेरा गला घोंटकर मार डालूंगा। तू झूठी है। तू आकर उसका गला घोंटकर क्यों नहीं मार देती? अध्याय 95। चलो साथ रहें। दिसंबर का पहला सप्ताह, उत्तरी जिम्बाब्वे, चाम नदी पर। एक साथ नहीं, क्वा वियत तु ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें ध्यान से डॉल्फिनों को प्रदर्शन करते हुए देख रही थी। यदि डॉल्फिन रंगीन गेंदों को सम संख्या वाले घेरे में उछालती थी, तो इसका मतलब था एक साथ। यदि डॉल्फिन चमकती गेंदों को विषम संख्या वाले छल्लों में उछालती है, तो इसका अर्थ है दोनों एक साथ नहीं हैं। यह किस लिए है? वे किसके साथ थे और किसके साथ नहीं थे? इसका उत्तर क्वा वियत तु भी नहीं दे पाई। यह सब जेनिफर की वजह से था। जेनिफर एक कनाडाई लड़की थी, जो अफ्रीकी शांति विकास गठबंधन के लिए काम करती थी। 10 दिन पहले जेनिफर क्वा वियत तु की सहायक बन गई। कभी कभी दुभाषिया का काम भी करती थी। दिसंबर की शुरुआत में वे दोनों कांगो सरकार के सदस्यों और मानवाधिकार संगठनों के सदस्यों सहित 10 से अधिक लोगों के साथ जिम्बाब्वे के उत्तर में गए। ये सभी बातें क्वा वियत तु को नवंबर के अंत में संयुक्त राष्ट्र की मुहर वाले एक पत्र से मिली। सामान्य विचार यह था कि पत्र चाहता था कि वह कांगो सरकार के विशेष दूत के बाद सबसे पहले जिम्बाब्वे जाए। पिछले अगस्त में कांगो सरकार से अलग हुए सशस्त्र बलों का एक समूह जिम्बाब्वे के उत्तर में पहुंचा। दिसंबर में हुई वार्ता अंतिम शांति समझौता थी, तथा सबसे महत्वपूर्ण वार्ता भी थी। निर्दिष्ट अवधि के भीतर सशस्त्र समूह को अपने हथियार कांगो सरकार के विशेष दूत को सौंपने होंगे, तथा इन हथियारों के बदले में उन्हें माफी पत्र और वजीफा प्राप्त करना होगा। वार्ता के बाद
सशस्त्र समूह का नेता अपनी सजा प्राप्त करने के लिए कांगो लौट गया, जबकि सशस्त्र समूह के सदस्यों को घर लौटने से पहले उनके माफी पत्र और 300 से $300 दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय शांति वार्ता समझौते के अनुसार क्वावियत्तु ने एक स्वतंत्र मीडियाकर्मी के रूप में अपनी पहचान का उपयोग एक रिपोर्टर बनने के लिए किया और शांति वार्ता प्रतिनिधिमंडल का पहले उत्तरी जिम्बाब्वे में पीछा किया तथा पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने का कार्यभार संभाला, जिसमें वार्ता समझौतों से लेकर घटित होने वाली घटनाओं और फिर वास्तविकता को शामिल किया गया। जब उन्हें यह पत्र मिला तब क्वावियत्तु जिनेवा में अपने दादा के पास थे। क्वावियत्तु कभी जिम्बाब्वे नहीं गई थी। पहले तो उस देश ने उसे यह धारणा दी थी कि पैसे की एक बोरी का आदान प्रदान केवल दोपहर के भोजन के लिए किया जा सकता है। बाद में उस देश को एक और धारणा मिली, वह मैरियन का ग्रहणगर था। मैरियन टोंग डू लिट वियत्तु के जरिए मैंने अपने दादा को पत्र दिया। मेरे दादा ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो डोंग डोंग न कर सके। क्वावियत्तु ने गुलान शेंग को फोन किया। उस समय गुलान शेंग ड्यूटी पर जाम्बिया में थे। जाम्बिया जिम्बाब्वे का पड़ोसी है। गुलान शेंग ने फोन पर कहा, मुझे बताइए कि आप कब आते हैं, मैं आपसे मिलने आऊंगा। दिसंबर गुलान शेंग के डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स बनने का आखिरी महीना भी है। जनवरी की शुरुआत में गुलान शेंग और स्टेटलेस मेडिकल संगठन के बीच सहयोग अनुबंध समाप्त हो जाएगा। पत्र प्राप्त करने के तीसरे दिन क्वावियत्तु ने तुरंत अफ्रीकी शांति विकास गठबंधन से संपर्क किया। अगले दिन वह जिनेवा से चली गई, वार्ता दल में शामिल हो गई और जिम्बाब्वे चली गई। एक सप्ताह के लिए जिम्बाब्वे पहुंचने के बाद क्वावियत्तु ने गुलान शेंग को फोन किया। आज 10वां दिन है जब क्वावियत्तु जिम्बाब्वे पहुंचे। सुबह कांगोले सरकार के सदस्यों ने सशस्त्र बलों की बंदूकों की जांच पूरी कर ली। बंदूकों को ट्रक द्वारा ले जाया गया। माफी के प्रत्येक दस्तावेज को सशस्त्र बलों के सदस्यों को सौंप दिया गया। बंदूकों के अंतिम दौर की जांच के बाद वार्ता दल ने राहत की सांस ली। टीम में अलगाव की एक अदृश्य उदासी थी। कई हजार सदस्यों वाली इस टीम के सदस्य कल सूर्यास्त के बाद अपने अपने रास्ते पर चलेंगे। वार्ता दल के प्रभारी व्यक्ति ने कहा, सभी को 3 घंटे आराम और विश्राम का समय दें। जेनिफर ने क्वावियत्तु को सैन्य अड्डे से कुछ दर्जन किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर में डॉल्फिन शो देखने के लिए गाड़ी से ले जाया। डॉल्फिन शो देखने के लिए जेनिफर का यहाँ आना दूसरी बार था। उसने क्वावियत्तु को पिछले शो की एक दिलचस्प कहानी सुनाई। उस समय जेनिफर के साथ एक युवा जोड़ा भी बैठा था। हर कोई डॉल्फिन शो देख रहा था। जोड़े ने फिर से बहस की। बहस का कारण यह था कि दोनों ने काम की तलाश में बड़े शहर जाने का वादा किया था, लेकिन लड़के का पिता अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गया। वह अपने पिता की देखभाल करने के लिए ग्रामीण इलाकों में रहना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि लड़की उसके साथ रहकर उसकी मुश्किलें साझा कर सकती है, लेकिन लड़की इसके लिए राजी नहीं हुई। दोनों में असहमति थी कि उन्हें प्यार चाहिए या भविष्य। लड़की ने एक समाधान निकाला। यदि डॉल्फिन एक रंगीन गेंद को विषम संख्या वाले घेरे में घुमा दे तो वह जीविका कमाने के लिए शहर जाने की पुरानी योजना का पालन करेगी। उस दिन डॉल्फिन ने रंगीन गेंद को सम संख्या वाले घेरे में फेंका। प्रेमी युगल ने एक दूसरे का हाथ थामा और चले गए। मुझे लगता है लड़की भी यहीं रहना चाहती थी। जब रंगीन गेंद को सम संख्या वाले घेरे में फेंका गया तो वह खुशी से मुस्कुराई। जेनिफर ने कहा, अब डॉल्फिन की बारी है कि वह फिर से गेंद फेंके। यह खेल दरअसल डॉल्फिन की याददाश्त को परखने के लिए है। कर्मचारी ने डॉल्फिन को सिर्फ सम संख्याएं दिखाईं। कर्मचारी ने डॉल्फिन की ओर एक रंगीन गेंद फेंकी। डॉल्फिन ने रंगीन गेंद को अपने मुंह में पकड़ लिया और कर्मचारियों के मार्गदर्शन में उसकी आंखें सम और विषम संख्या वाले छल्लों के बीच आगे पीछे घूमने लगी। दिल थोड़ा हिला। मुंह से निकला,
एक साथ नहीं, रंगीन गेंदें सम संख्या वाले गोले में गिरती हैं, जिसका मतलब है एक साथ। विषम संख्या वाले घेरे में रंगीन गेंदों का अर्थ है एक साथ नहीं। वह व्यक्ति ने बुदबुदाया। उसकी आंखें रंगीन गेंद को घूर रही थी। समय आ गया है। स्टाफ ने डॉल्फिन को याद दिलाने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया। मिस्टर पाइनियर, आप अब गेंद को उछाल सकते हैं। अपनी सांसों को समायोजित करते हुए आंखें रंगीन गेंद की दिशा को घूर रही थी। एक क्षण बाद कट सामने की पंक्ति में बैठा एक बच्चा खड़ा हो गया। डॉल्फिन पर थूकना और डांटना, बेवकूफ, क्या बेवकूफ है। अभी अभी स्टाफ के सदस्य ने एक बोर्ड पकड़ा था जिस पर अरबी अंक 6 लिखा था। बाईं और दाईं और क्रमशः संख्या 7 और 8 के गोले लटके थे। आप इसे कैसे भी देखें, संख्या 6 और 8 एक ही है। 6 और 7 बिल्कुल भी समान नहीं है। बेवकूफ, उस बेवकूफ ने शायद उससे कहा। उस जोड़े को एक साथ होना चाहिए और क्वावियत्तु टोंग डू लिट के साथ नहीं हो सकता है। पता है, पहले से ही पता है। क्वावियत्तु और टोंग डू लिट एक साथ नहीं हो सकते हैं। यह सिर्फ टोंग डू लिट अब जिम्बाब्वे में है। यह वह खबर है जो क्वावियत्तु को दोपहर के भोजन के दौरान पता चली। जब अफ्रीका में प्रवेश करते हुए क्वावियत्तु ने इंटरनेट काट दिया। केवल फोन से संपर्क करें ताकि टोंग डू लिट से संबंधित मामलों से बचा जा सके। आपको पता होना चाहिए, जोहान्सबर्ग की तीसरी सबसे ऊंची इमारत में रहने वाला युवक अफ्रीका के लोगों के लिए एक चमकता हुआ हीरा है। लोग कहते हैं कि युवक दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए अधिक रोजगार के अवसर लेकर आया है, इसलिए कई स्कूल और मेडिकल स्टेशन बनाए गए हैं, इसलिए वे उसके बारे में और भी अधिक बोलते हैं। वह युवक उन विदेशियों से अलग था जो सिर्फ मीठी बातें करना जानते थे। वह सुंदर युवक बहुत कम बोलता था, लेकिन बहुत सारे अच्छे काम करता था। हाल ही में उस सुंदर युवक ने जो अच्छा काम किया वह था शरणार्थी बच्चों के लिए संगीत, कला और विज्ञान के कार्यक्रमों का आयोजन करना। वह विनम्र था, दिखावा नहीं करता था। उसका देवदूत जैसा चेहरा एक संपूर्ण व्यक्ति का निर्माण करता था। पिछले एक साल में क्वावियत्तु ने ऐसी बातें सुनी थी जब तक कि उसके कानों में पपड़ी नहीं जम गई। जब तक सोंगडोलाई इस महाद्वीप को नहीं छोड़ता, तब तक उसका जिक्र होने की संख्या बढ़ती ही रहेगी, घटती नहीं। अब क्वावियत्तु के लिए अपनी पिछली स्थिति में लौटना मुश्किल होगा। दूसरों से सोंगडोलाई पर चर्चा करते हुए शराब पीना, कभी-कभी कुछ शब्दों में जवाब देना और भी असंभव था। यहाँ तक कि पूरे दिन चिंतित और सतर्क रहना। बहुत डरना कि अचानक वह नाम सुनाई देगा। सोंगडूली के बारे में एक खबर, सोंगडूली की एक तस्वीर भी उसके दिल की धड़कन को तेज कर सकती थी। कभी-कभी 1 या 2 बार स्वीकार करना ठीक था, लेकिन बहुत बार स्वीकार करना उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए एक रात क्वावियत्तु ने चुपके से करोना को उन संकेतों के बारे में बताया। जाहिर है, उन संकेतों वाला व्यक्ति वह नहीं था। वह जेनिफर है, वह मेरी सहायक है। पिछली बार एलेना को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया गया था, इस बार जेनिफर को। तो अपने दोस्त को बताओ। उन संकेतों को टूटे हुए दिल के लक्षण कहा जाता है। करोना ने उसे ऐसा बताया। टूटे हुए दिल के लक्षण? क्या बकवास कर रहे हो? गुस्से में अलविदा कहे बिना ही उसने फोन काट दिया। कहानी केवल trienwiki.com लास्ट लीव पर पोस्ट की गई है। अगर आप कहीं और देख रहे हैं तो आप डाकुओं की मदद कर रहे हैं। आज का दिन ठीक ठाक बीता। जैसे ही दिन चढ़ा, मैंने अपना बैग उठाया और समूह के पीछे जंगल में चला गया। जंगल में लोग सरकारी कर्मचारी नहीं थे। किसी के सिर पर बंदूक से वार करना शायद सिर्फ एक विचार था। उसे खुद को और उन्हें सावधान रहने की याद दिलानी पड़ी। अंधेरा था। जंगल से निकलते हुए वह इतनी थक गई थी कि उसे अपने बाल धोने का भी समय नहीं मिला। उसने अपना स्लीपिंग बैग खोला और सो गई।
उसका मतलब था कि बंदूक से किसी को बेहोश कर देना बहुत आसान था, लेकिन आज दोपहर को स्थिति इतनी खराब नहीं लग रही थी। दोपहर के भोजन के दौरान क्वावियत्तु ने ट्रक ड्राइवर के मोबाइल स्क्रीन पर टोंग डू लिट की खबर देखी। सब कुछ उल्टा हो गया। ट्रक ड्राइवर उन लोगों में से एक था जो सौंपे गए हथियारों को ले जा रहे थे। उस समय उसने अभी-अभी सशस्त्र बलों के एक सदस्य का साक्षात्कार समाप्त किया था। उसका मुंह सूख रहा था, इसलिए उसने ड्राइवर से थोड़ा पानी मांगा। इससे पहले क्वावियत्तु ने ट्रक ड्राइवर से कुछ बार बात भी की थी। पानी पीते समय ड्राइवर ने उसे इस साल के जिम्बाब्वे डायमंड किंग को देखने के लिए आमंत्रित किया, जो इस साल का दक्षिण अफ्रीका डायमंड किंग भी था। वे दोनों घास पर क्रॉसलेग्ड बैठे। उसने पानी पिया और ड्राइवर ने अपने फोन पर वेब सर्फ किया। कुछ हीरे की तस्वीरें देखने के बाद क्वावियत्तु ने सोंग डू ली को देखा। फोन पर युवक की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ड्राइवर ने कहा, फियोना, आप निश्चित रूप से इसकी कल्पना नहीं कर सकते। वह किसी भगवान का अवतार होना चाहिए। वह इतना युवा, इतना अमीर और इतना सक्षम है। पिछले साल ऐसा लगता है कि इस समय के आसपास वह पहली महिला की चैरिटी पार्टी में दिखाई दिया था। हमारी पहली महिला देश के एक प्रतिष्ठित अतिथि का स्वागत करने के मानकों का उपयोग करते हुए उसे लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से हवाई अड्डे पर आई थी। जब अचानक से जिम्बाब्वे की लड़कियां पागल हो गईं, तो उनके साथ खड़ा राष्ट्रपति का बेटा किसी अधीनस्थ की तरह लग रहा था। ट्रक ड्राइवर ने कहा, फियोना, क्या तुम उसे जानती हो? ड्राइवर ने पहले की तरह ही नरम लहजे में बकवास करने की कोशिश करते हुए क्वावियत्तु से पूछा, मैं न केवल उसे जानता हूँ, बल्कि मैं उसे जानता भी हूँ। मानो या न मानो, मेरे एक फोन कॉल पर वह मेरे जूतों के फीते बांधने के लिए यहाँ दौड़कर आ जाएगा। इस तरह की बकवास करते हुए जब वह पहली बार जोहान्सबर्ग पहुंचा, तो क्वावियत्तु ने भी को लान सिन्ह के सामने अपनी बड़ाई की, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। यहाँ तक कि उसकी आंखें भी ड्राइवर के हाथ में मोबाइल स्क्रीन से हट नहीं पा रही थी। सोंग डू लिट वहाँ खड़ा था, सफेद सूट पहने हुए, चुपचाप एक तरफ देख रहा था। यह राष्ट्रपति की पत्नी की चैरिटी पार्टी में उसकी तस्वीर होगी जिसका ट्रक ड्राइवर ने जिक्र किया था। यह वैसा ही था जैसा ड्राइवर ने कहा था। उसके बगल में खड़ा राष्ट्रपति का बेटा एक अधीनस्थ की तरह लग रहा था। इसे देखकर आप मोहित हो जाते हैं, है ना? ड्राइवर ने कहा, मुझे पता था। वे एसेन एनर्जी के सीईओ हैं। इस वर्ष राष्ट्रपति की पत्नी के वार्षिक चैरिटी भोज में भी उन्हें आमंत्रित किया गया था। पिछले वर्ष वे विशिष्ट अतिथि के रूप में वहां उपस्थित हुए थे। इस वर्ष वे जिम्बाब्वे सरकार के भागीदार बन गए हैं। कल रात वे राष्ट्रपति की पत्नी के साथ डायमंड किंग की नीलामी की अध्यक्षता करेंगे। वे अभी जिम्बाब्वे में हैं। वे कल देर रात पहुंचे। हाल ही में स्थिति अस्थिर रही है। राष्ट्रपति ने उन्हें लेने के लिए एक सुरक्षा दल भेजा था। कई मीडिया दल भी आए थे। सभी ने सोचा कि एसेन एनर्जी के सीईओ एक विदेशी व्यवसायी की तरह होंगे, सुरक्षा गार्डों के झुंड से घिरे हुए दिखाई देंगे, लेकिन नहीं, वे केवल एक सहायक को लेकर आए थे। फियोना, मुझे यह विदेशी भाई वास्तव में पसंद है, ड्राइवर ने इतना कहा, लेकिन क्वावियत्तु को केवल एक वाक्य याद था, वे अभी जिम्बाब्वे में हैं, वे अभी जिम्बाब्वे में हैं। ये शब्द उनके दिमाग से नहीं निकल पाए। अगली बार ऐसा लगा जैसे नींद में चल रहे हों। जेनिफर के साथ बैरक में लौटते हुए सूरज पहले ही डूब चुका था। क्वावियत्तु ने ट्रक ड्राइवर से फिर मुलाकात की। ड्राइवर कल की पार्टी के लिए जरूरी सामान पहुंचाने बैरक में चला गया। कल दोपहर को वार्ता दल सशस्त्र बल दल के सदस्यों को पार्टी में आमंत्रित करेगा। पार्टी के बाद वार्ताकार अपने पदों पर लौट जाएंगे। क्वावियत्तु की जिनेवा के लिए हवाई जहाज की टिकट बुक हो गई है।
अगले दिन वे केप टाउन से जिनेवा के लिए उड़ान भरेंगे। समय बचाने के लिए वार्ता दल ने सशस्त्र बलों के जंगल के बाहर एक अस्थायी तंबू स्थापित किया। प्रति तंबू 2 महिला सदस्य, प्रति तंबू 4 पुरुष सदस्य। क्वावियत्तु और जेनिफर ने एक तंबू साझा किया। जेनिफर ने अभी अपने जूते उतारे ही थे कि किसी ने बाहर उसका नाम पुकारा। 1 मिनट से भी कम समय बाद जेनिफर ने बवंडर की तरह टेंट के दरवाजे पर धावा बोला, मेरा मंगेतर मुझे ढूंढने आया है। क्वावियत्तु के सामने जेनिफर ने अपने ट्रैवल बैग से एक गुलाबी ब्रा निकाली, घमंडी लहजे में कहा कि उसने उसके लिए खरीदी है। मैंने उसे अभी तक नहीं पहना है। तो तुम इसे पहनना चाहती हो? क्वावियत्तु ने पूछा। जेनिफर ने क्वावियत्तु का चेहरा पकड़ा और कहा, फियोना, तुम बहुत प्यारी हो। कभी कभी तुम एक बच्चे की तरह हो। कह रही हो कि तुम्हें पहले कभी प्यार नहीं हुआ। जब मेरे पास समय होगा तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि पुरुषों से कैसे बात करनी है। जब तक तुम प्यार की कला में निपुण हो जाओगी, पुरुषों के लिए एक दिन में तुम्हारे लिए 4 लॉन्जरी स्टोर तक दौड़ना कोई समस्या नहीं होगी। जेनिफर गुलाबी ब्रा पहनकर चली गई। जाने से पहले जानबूझकर कह रही थी कि वह शायद बहुत देर से वापस आएगी। अगर वह पूरी रात वापस नहीं आती है तो चिंता मत करना, मैंने उसे 3 महीने से नहीं देखा है। ये शब्द कहते हुए वह क्वावियत्तु को मैं समझता हूँ का भाव देना भी नहीं भूला। हमेशा की तरह क्वावियत्तु अपना भोजन लेने के लिए भोजन कक्ष में चला गया। अपना भोजन समाप्त करने के बाद वह अपने कपड़े धोने, उन्हें सुखाने के लिए नदी के किनारे जाता, फिर स्नान करने के लिए तंबू में लौटता, तंबू का दरवाजा खोलता और मच्छरों को भगाने के लिए 2 अगरबत्ती जलाता। तंबू के दरवाजे से देखने पर आकाश पहले से ही अंधेरा था। 8 बजे क्वावियत्तु का फोन समय पर बजा। उसके दादा उसे हर दिन समय पर फोन करते थे। बूढ़ा व्यक्ति जानना चाहता था कि डोंग डोंग का दिन कैसा रहा, क्या यह कठिन था या नहीं। 8:10 बजे बातचीत समाप्त हो गई। सामान्य रूप से इस समय उसे साक्षात्कार की पांडुलिपि को संशोधित करने की आवश्यकता थी। आज केवल एक साक्षात्कार था, संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं थी। समय ऐसे ही बीत गया। अलार्म घड़ी बज उठी। नीरस और उबाऊ दोनों, वह अभी भी फोन अपने हाथ में पकड़े हुए थी, एक टक स्क्रीन को घूर रही थी। डिंग डोंग, डिंग डोंग। उसकी उंगलियां हिलने लगीं। वह क्या करना चाहती थी? वह सोंग डू ली को कॉल करना चाहती थी और फोन कनेक्ट भी हो सकता था। अफ्रीका के दूरदराज के इलाकों में मोबाइल सिग्नल अच्छा नहीं था, इसलिए कनेक्ट करना आसान काम नहीं था। सोंग डू लिट ने जल्दी से फोन उठाया, प्रतीक्षा करते हुए, हर शब्द में बड़बड़ाते हुए। बीप 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 लंबी और नीरस थी। उसकी आंखें एक जगह पर केंद्रित थीं। सोंग डू लिट ने जल्दी से फोन उठाया। उसने जल्दी से फोन उठाया। अगर उसने फोन उठाया तो क्वावियत्तु जिनेवा वापस नहीं आएगा। अभी जब मैं अपने दादाजी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि वे कुछ देर बाहर रहना चाहते हैं और वे सहमत हो गए। तो अगर क्वावियत्तु जिनेवा वापस नहीं लौटती तो वह कहाँ जाएगी? क्वावियत्तु जिनेवा वापस नहीं लौटती क्योंकि वह टोंग डू लिट को ढूंढना चाहती है। वह अब जिम्बाब्वे में है। वाक्य उसके दिल को कड़वा और दुखी कर देता है। वह उसे याद करती है, चाहती है कि वह उसे चूमे, गले लगाए, उसे छुए और यहाँ तक कि वह उसके लिए ब्रा भी खरीदे। तो टोंग डू लिट, यह लड़का, जल्दी से फोन उठाता है।